आइए बच्चों, आज हम लोग सल्तनत काल का 7वां क्लास करने जा रहे हैं, अर्थात ये हमारा पार्ट 7 होगा। तो आइए सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं कि क्या है। जैसा कि प्रश्न है, कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर या तुगलकाबाद में? बोलिएगा, अफगानपुर और तुगलकाबाद में। बिल्कुल, यहाँ अफगानपुर की भी चर्चा की गई है और तुगलकाबाद की भी चर्चा की गई है। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है कि कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर या तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई? यहाँ दो प्रश्न बन रहा है। सबसे पहले तो ये प्रश्न बना कि ऐसे कौन से सुल्तान थे जिनकी मृत्यु लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। क्या हो जाएगा? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक की अगर मृत्यु की बात हो तो आपसे यदि प्रश्न पूछा जाए तो आप क्या जवाब देंगे? तो आप यही जवाब देंगे कि गयासुद्दीन तुगलक की जो मृत्यु हुई थी वह एक लकड़ी का भवन बनाया गया था। और जानते हैं वो जो लकड़ी का भवन बनाया गया था वह एक स्वागत भवन था, है ना? कैसा भवन था? स्वागत भवन। और उस स्वागत भवन में जैसे ही प्रवेश किया गयासुद्दीन तुगलक कि वह जो है अपने सेना के साथ जैसे ही प्रवेश किया कि वह जो है सो भवन गिर गया और भवन गिरने से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। तो बताइए कि गयासुद्दीन तुगलक की जो मृत्यु हुई है वो कैसी हुई है? तो बोलिएगा कि लकड़ी से बना हुआ एक स्वागत भवन था, उसमें जैसे ही वो एंट्री मारे, जैसे ही वो प्रवेश किए, प्रवेश करने के बाद जो है वह स्वागत भवन गिर गया, जो कि क्या चीज का बना हुआ था? लकड़ी का, काठ का बना हुआ था, यानी कि लकड़ी का बना हुआ था। और उस लकड़ी के द्वारा बना हुआ जो भवन था वो गिर गया और गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। याद रखिएगा, ठीक है। किन की मृत्यु हुई है? गयासुद्दीन तुगलक की। कैसी हुई है? तो लकड़ी के लकड़ी के बने स्वागत भवन के गिरने से हो गई है। ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठ रहा है कि अफगानपुर की भी चर्चा है और तुगलकाबाद की भी चर्चा है। तो याद रखिएगा, ये जो है तुगलकाबाद से, कहाँ से? तुगलकाबाद से आपको 8 किलोमीटर दूर अफगान क्षेत्र में, कहाँ पर? तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर दूर जो है अफगानपुर में इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पर मृत्यु हुई थी? अफगानपुर में। देखिए, अगर नहीं याद रहे ना तो इसको याद रखना बहुत ही सिंपल ट्रिक है। देखिए, लकड़ी का भवन अ से अपने आप गिर गया ना, लकड़ी का भवन अ से अपने आप गिर गया, तो अ से अफगानपुर याद रखिएगा, यानी कि वो जो स्वागत भवन था वो कहाँ पर था? तो अ से अफगानपुर याद रखिएगा, अ से अफगानपुर। लकड़ी का भवन अपने आप गिर गया ना, लकड़ी का भवन अपने आप गिर गया, तो अ से अपने आप गिर गया और अ से अफगानपुर। बोलिएगा जरा, अ से अफगानपुर, यानी कि अ से अपने आप गिर गया। इसको ट्रिक है याद रखने का। अगर आपसे पूछ देंगे कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई है तो आप यहाँ पर तुगलकाबाद और अफगानपुर में फंस जाएंगे। तो फंसने की बिल्कुल ही चीज नहीं रखनी है, कोई डाउट नहीं रखना है, नो एनी कंफ्यूजन रखना है। हमको क्या करना है तो बस ये याद करना है कि लकड़ी का भवन तो अपने आप नहीं गिर गया, तो अ से अपने आप गिर गया, तो अ से अफगानपुर। इसलिए गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई है? अफगानपुर में हुई है। अब आपसे यदि ये प्रश्न पूछ दे कि अफगानपुर जो है ना, अफगानपुर और तुगलकाबाद की चर्चा क्यों की गई, तो देखिए ये तुगलकाबाद से कुछ ही दूरी पर था, यानी कि 8 किलोमीटर की दूरी पर था। इस वजह से जो है सो आपको यहाँ पर तुगलकाबाद और अफगानपुर दोनों की चर्चा की गई है। अब जैसे हम बात करते हैं, कोई ऐसा प्रश्न लीजिए जैसे गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, है ना? तो गौतम बुद्ध का जैसे लुम्बिनी में हुआ, तो लुम्बिनी जो है वो किस राज्य में पड़ता है? तो नेपाल में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? नेपाल में। तो नेपाल में पड़ता है। तो समझ लीजिए कि जैसे नेपाल का भी आंसर हो सकता है, कहीं पर लुम्बिनी भी हो सकता है। तो उसी वजह से आप यहाँ पर वही सोच करके आप इतना याद रख लीजिएगा कि ये जो तुगलकाबाद है, तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर की दूरी पर, कितना किलोमीटर की दूरी पर? 8 किलोमीटर की दूरी पर, 8 किलोमीटर हट करके जो है अफगानपुर में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। और कैसे हुई? तो गयासुद्दीन तुगलक जैसे ही अफगानपुर में, है ना, स्वागत भवन में प्रवेश किए अपने सेना के साथ, फिर से सुनिएगा कि गयासुद्दीन तुगलक जैसे ही अपने सेनाओं के साथ प्रवेश किए कि वह लकड़ी का जो स्वागत भवन था वह गिर गया और उसमें दबने से उनकी मृत्यु हो गई। तो बताइए कि किन की मृत्यु हुई है? गयासुद्दीन तुगलक की। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे भवन में गिरने से हो गई है? स्वागत भवन में। स्वागत भवन
किन चीजों का बना हुआ था? लकड़ियों का। लकड़ियों का बना। अच्छा ये बताइए कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु अफगानपुर में हुई है कि तुगलकाबाद में हुई है? अफगानपुर में। कैसे याद रखिएगा? तो से अफगानपुर, और से लकड़ी का भवन अपने आप गिर गया, और से अपने आप गिर गया लकड़ी का भवन, और से अफगानपुर, इसलिए हमको फंसना बिल्कुल नहीं है। अफगानपुर में जो है सो गयासुद्दीन जो गया वो गया ही रह गया। गयासुद्दीन तुगलक जो गया सो गया ही रह गया। कहाँ पर? अफगानपुर में। बिल्कुल अफगानपुर में। तो इसलिए नहीं ना फंसना है। अगर आपसे पूछते कि अफगानपुर तुगलकाबाद से कितने किलोमीटर की दूरी पर है? 8 किलोमीटर की दूरी पर। 8 किलोमीटर के दूरी पर है। कितने किलोमीटर की दूरी पर है? 8 किलोमीटर की दूरी पर। क्या दूरी पर है? 8 किलोमीटर। अफगानपुर। किससे 8 किलोमीटर दूर है? तुगलकाबाद से। तुगलकाबाद से। तो बताइए गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसी हुई थी? स्वागतम भवन। लकड़ी से बने स्वागत भवन को गिरने से हुई थी। और यदि आपसे पूछते कि लकड़ी ये गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कहाँ पर हुई है तो अफगानपुर में हुई है। कहाँ पर हुई है? अफगानपुर में। अफगानपुर में हुई है। याद रखिएगा ना। ठीक, चलिए और देखिए अ से अफगानपुर, अ से 8, ये भी याद हो जाएगा आराम से। तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर की दूरी पर इनकी मृत्यु हुई। और वो लकड़ी का भवन क्या चीज के लिए बना था? स्वागतम के लिए, वेलकम करने के लिए बनाया गया था। लेकिन बेचारा गयासुद्दीन तुगलक जैसे ही गया कि अपने आप वह भवन गिर गया। इसलिए अ से अपने आप, अ से अफगानपुर। बात समझ में आ गया ना? यस सर। अब जो है यहाँ हम लोग को याद रखना है कि अब गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई या अलाउद्दीन खिलजी की या मोहम्मद बिन तुगलक की। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, लेकिन हम इस कन्फ्यूजन को भी दूर करेंगे। देखिए गयासुद्दीन गया सो गया ही रह गया, बस इतना याद रखिए। तो गयासुद्दीन जो है, गयासुद्दीन उस भवन में अपने मन से गया ना। गयासुद्दीन तुगलक जो है अपने सैनिकों के साथ अपने मन से गया ना भाई। यस सर। तो अ से अपने मन से गया तो अपने आप गिर हो गया। और कहाँ पर गिर गया? तो अफगानपुर में गिर गया। बात समझ में आ रहा है? और दूसरा बात है कि गया तो गया। अगर मान चलिए कि आप कुछ बच्चे को पढ़ा रहे हैं और वो कुछ जैसे 10 बच्चे को पढ़ा रहे हैं, 5 बच्चा आपका बात मान लिया किसी भी मामला में, और 5 बच्चा बात नहीं माना, तो आप उसके लिए क्या कहेंगे? जो 5 बच्चा बात नहीं माना और वो कहीं गलत जगह जाकर फंस गया, तो आप उसके लिए क्या कहेंगे? कि वो गया, अपने मन से गया, गया तो गया, बात खत्म। बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए आप इस तरह से याद रख सकते हैं। अगर नहीं तो बस इसको याद रखना है हम लोगों को कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु जो हुई है कि नहीं, यह आपको जो सो लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई, उसमें दबने से हुई है। ठीक है। और कहाँ पर हुई है? अफगानपुर में। अफगानपुर में हुई है। दौलताबाद से कितने किलोमीटर की दूरी पर है? 8 किलोमीटर की दूरी पर। 8 किलोमीटर की दूरी पर है। बात समझ में आ गया ना? क्या है 8 किलोमीटर की दूरी पर? अफगानपुर। अफगानपुर। यहां तक समझ में आ गया ना? अब आपका अगला प्रश्न है नहर निर्माण करने वाला। क्या निर्माण करने वाला? नहर निर्माण करने वाला। देखिए नहर तो आप देखे होंगे ना। नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का पहला शासक कौन था? याद रखिएगा, ये प्रश्न आपको बहुत बार आपको पूछता है और बच्चे इसमें गलती भी कर देते हैं। तो प्रश्न क्या है आपका? नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान। बोलिएगा जरा, प्रश्न क्या है? निर्माण करने वाला दिल्ली का पहला बिल्कुल सुल्तान। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था जो सबसे पहले नहर निर्माण के बारे में सोचा, नहर बनाने के बारे में सोचा है? ठीक है। तो एक बात बताइए, यहाँ पर देखिए नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का जब प्रथम शासक कहेगा तो ये हो जाएगा आपको गयासुद्दीन तुगलक। क्या हो जाएगा? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक जो है नहर निर्माण करने वाला पहला दिल्ली का सुल्तान था। याद रखिएगा कि गयासुद्दीन तुगलक जो है सो आपको दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जो नहर निर्माण कराया था। बताइए कि नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। बात समझ में आ रहा है ना? अब ये प्रश्न यदि आपको नहीं याद रहे तो इसको ही बड़े ही सिंपल वे में याद रख सकते हैं। कैसे? तो बताते हैं। देखिए नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान पूछ रहा है ना। नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान पूछ रहा है। तो देखिए नहर में हर लगा हुआ है ना, और हर से याद रख लीजिए बैल से जो चलाने वाला हर होता है। हर जिसको कहते हैं हम लोग मैथिली में हर कहते हैं, और शुद्ध जो होता है वो हल होता है, जिसको अंग्रेजी में प्लाव कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाव। बिल्कुल, प्लाव मतलब हल होता है। तो याद रखिएगा नहर में हर लगा हुआ है ना, तो हर से याद रखिएगा हल चलाने वाला हर। और हर जो हम लोग चलाते हैं तो हर क्या चीज से चलाते हैं? बैल से। तो बैल कहाँ से आता है?
गाय से। बैल कहाँ से आता है? गाय से। गाय से। तो इसलिए याद रखिएगा कि बैल जो आया तो सबसे पहले किससे आया? गाय से। गाय से। तो गाय से याद रखिएगा गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक। गाय से क्या याद रखिएगा? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो नहर कैसे याद रखिएगा? नहर को निर्माण करने वाला पहला शासक आ रहा है, यानी कि पहले अगर गाय बछड़ा देगा तभी तो बैल बनेगा, Yes, और sir. जब बैल बनेगा तभी तो हम लोग हल चलाएंगे, इसलिए हल से याद रखेंगे हर को। यानी कि नहर का निर्माण कराने वाला पहला दिल्ली का सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन को कैसे याद रखेंगे? गया मतलब कि गाय, और गाय पहले होगा तब ना क्या होगा? बछड़ा बैल होगा, होगा। और बछड़ा से बैल होगा तब ना हर चलाएंगे। इसलिए नहर निर्माण कराने वाला पहला दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। अगर आपसे पूछ दे कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हुई थी? गयासुद्दीन की तुगलक गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हुई थी बताइए? लकड़ी के लकड़ी के बने एक स्वागत भवन के गिरने से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। अगर आपसे पूछ दे कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? अफगानपुर में हुई अफगानपुर थी। में। अफगानपुर और तुगलकाबाद की दूरी कितनी है? 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर है, बिल्कुल। तो अगर आपसे पूछ दे कि वो जो लकड़ी का बना हुआ भवन था वो क्या चीज का भवन था, तो याद रखिएगा वेलकम भवन था, यानी कि स्वागत भवन था। कैसा भवन था? स्वागत भवन। चलिए था। अब आपका जो अगला प्रश्न है, सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जौना खां था? है कि नहीं? इसका आंसर जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक है। क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक है। यानी कि जब ये राजा बने, सुल्तान बनने से पहले ही इनका नाम जौना खां रख दिया। क्या रख दिया? जौना खां। जौना खां। और जौना खां अगर आपसे पूछे कि किसका नाम था, तो याद रखेगा मोहम्मद बिन तुगलक का। किसका नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक का। फिर से बात बताइए। जौना खां किसका नाम है? तो मोहम्मद बिन तुगलक का। बिल्कुल। देखिए मुस्लिम सब में एक गाली देता है, रे सुअर का जौना। क्या बोलता है? रे सुअर का जौना। सुअर का जौना बोलता है कि ना बोलता है? रे सुअर का जौना। तो जौना से याद रख लीजिएगा। देखिए सुअर का जौना हम लोग कब बोलेंगे? जैसे कि मान चलिए अभी आप लोग हमारे सामने है, आप लोग हमारे सामने है ना अभी, और मान चलिए इसी तरह से 4-5 बच्चे और हो, और उसमें से कुछ बच्चे बदमाशी करे, किसी तरह की जो है सो वो हरकत करने लगे, तो हम उसको मतलब वो हरकत में क्या करेगा? सो भी सुन लीजिए। हरकत में यही करेगा कि इधर से इधर बिन बिन करेगा। क्या करेगा? इधर से इधर बिन बिन। बिन बिन करेगा। बिन बिन करने का मतलब इधर उधर बदमाशी। इधर उधर करना। बिन बिन करने का मतलब नहीं, तो बिरनी से बिन बिन करता है। बिरनी कैसे बिन बिन करता है? कभी इधर तो कभी इधर तो कभी इधर। तो बिन बिनाने का मतलब होता है इधर से उधर भटकना। बिन बिनाने का मतलब क्या होता है? इधर से उधर भटकना। इधर से उधर भटकना। तो यहाँ पर याद रखिए कि जौना खां है ना, तो जौना खां को कैसे याद रखने के लिए बोले थे कि किसी बच्चा को हम सुअर का जौना कब बोलेंगे? जब वह बिन बिनाएगा। जब वह बिन बिनाएगा। तो बिन बिनाएगा मतलब कि मोहम्मद बिन तुगलक। बिन बिनाएगा मतलब मोहम्मद बिन तुगलक। बिन बिनाएगा मतलब कि मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। यानी कि जैसे ही बच्चा बिन बिनाएगा इधर से उधर, तो हम उसको बोलेंगे सुअर का जौना। तो जौना से याद आ जाएगा जौना खां, यानी कि सुल्तान, यानी कि राजा बनने से पहले किसने अपना नाम जौना खां रखा था? बताइए। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। तो जौना से याद आ जाएगा सुअर का जौना। और किसी बच्चा को सुअर का जौना कब कहेंगे? जब बिन बिनाएगा। तो बिन बिनाएगा मतलब मोहम्मद बिन तुगलक। तो बताइए कि जौना खां किसका नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक का। सुल्तान बनने के पहले इसको जौना खां का नाम था या बाद में? पहले। बिल्कुल। दिल्ली की सल्तनत का सुल्तान बनने से पहले इनका नाम था जौना खां। तो किनका नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक का। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था। क्या नाम था? जौना खां। जौना खां। तो बताइए एक बार पुनः पीछे से प्रश्न चलते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? बताइए। अफगानपुर में। कहाँ हुई थी? अफगानपुर में हुई थी। अब बताइए गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु जो हुई है, तो मृत्यु कैसे हुई थी? तो स्वागतम लकड़ी के बने भवन। बिल्कुल, स्वागत भवन की गिरने से हुई थी, जो कि लकड़ी का बना हुआ था। अब बताइए कि नहर का निर्माण करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला राजा कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। बात समझ में यहाँ तक आया? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं बताइए। अब आपका अगला प्रश्न है, किसने शासक बनने के उपलक्ष्य में, देखिए शासक मतलब तो होता है राजा, पहले से पता है। शासक बनने के उपलक्ष्य में, उपलक्ष्य का मतलब होता है आपको जो है उसको जब राजा बन जाता है उसके खुशी में, उपलक्ष्य का मतलब खुशी में वह अपना नाम जो है एक रख लिया। और क्या नाम रख लिया? तो अबुल मजाहिद। बोलिएगा जरा। अबुल मजाहिद। बोलिएगा फिर से। अबुल मजाहिद। अबुल मजाहिद नाम रख दिया।
अपने आप का नाम रख लिया अबुल मजाहिद। किसने? शासक बनने के उपलक्ष्य में, यानी कि वह राजा नहीं बना, राजा बनने सॉरी यह मिस्टेक कर गए, मतलब राजा बनने के उपलक्ष्य में, उल्टा बोल दिया थोड़ा, राजा बनने के उपलक्ष्य में जब वह राजा बन गया उसके बाद अपना नाम क्या किया? बदल लिया। और अपना नाम बदल करके क्या रख लिया? अपना नाम बदल करके जो है अबुल मजाहिद रख लिया। क्या रख लिया? अबुल मजाहिद। अबुल मजाहिद। अपना एक उपनाम रख लिया अब्दुल अबुल मजाहिद। क्या रख लिया? अबुल मजाहिद। अबुल मजाहिद नाम रख लिया। कौन रख लिया बताइए? तो एक राजा। अबुल मजाहिद जो है अपना उपनाम किसने रखा? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने रखा? मोहम्मद बिन तुगलक ने। हाँ देखिए, मजाहिद में मौ से मजाहिद, अब मौ से मोहम्मद। देखिए मोहम्मद में मजाहिद में दोनों में मौ शुरू में और दो फिर अंतिम में। मजाहिद में भी अंतिम में दो, अब मोहम्मद में भी अंतिम में दो। तो इसलिए याद रखिएगा कि अबुल मजाहिद जो नाम रखा वो कौन रखा था? मोहम्मद बिन तुगलक। बिल्कुल, यानी कि राजा बनने के उपलक्ष्य में, शासक बनने के उपलक्ष्य में, शासक बनने के खुशी में उन्होंने अपना नाम जो है मोहम्मद बिन तुगलक से, मोहम्मद बिन तुगलक से अपना नाम जो है क्या रख लिया? मोहम्मद बिन तुगलक से अपना नाम बदलकर क्या रख लिया बताइए? तो अबुल मजाहिद। बोलिएगा जरा, अबुल मजाहिद। अबुल मजाहिद। बात समझ में आ रहा है ना? अबुल मजाहिद अपना नाम रख लिया। कौन रख लिया? मोहम्मद बिन तुगलक। तो देखिए इसमें कुछ ट्रिक बताए थे आपको हम। तो मौ से मोहम्मद, मौ से मजाहिद। बात समझ में आ रहा है ना? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए कि सुल्तान बनने के पहले किसका नाम जौना खां था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का। सुल्तान उस समय नहीं बना था, लेकिन फिर भी उसका नाम था जौना खां। किसका था? मोहम्मद बिन तुगलक का था। यहाँ तक समझ में आया? चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो ये जो प्रश्न था ये समझ में आ गया होगा। अब जो आपका अगला प्रश्न है सूची 1 है, और सूची 1 में क्या है उसको समझ लीजिए, फिर सूची 2 में क्या है उसको समझ लीजिए। इसके बाद आपको सवाल पूरा समझ में आएगा। सूची 1 में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में स्वतंत्र हुए नव स्थापित राज्य। मतलब ये हुआ, सीधे तौर पर समझिए कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो कुछ राज्य स्वतंत्र हुए थे, या यदि ये बात नहीं समझ पाए तो ये समझिए कि कुछ राज्य जो नव स्थापित हुए थे। नव स्थापित मतलब नया जो स्थापना हुआ था राज्यों का, उन राज्यों के बारे में, उन राज्यों का नाम दिया है सूची 1 में। और वहीं अगर हम सूची 2 की बात करें तो उसमें राज्य के संस्थापकों का नाम दिया गया है। बताइए सूची 2 में किसका नाम दिया गया है? बिल्कुल, राज्य के संस्थापक का नाम दिया गया है, यानी कि फाउंडर का नाम दिया गया है। फाउंडर मतलब होता है स्थापना करने वाला। बिल्कुल। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो कुछ राज्य स्वतंत्र हुए थे, कुछ राज्य नव स्थापित हुए थे, है ना, उसके संस्थापकों का नाम दिया गया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ए में जो है वो है आपको मदुरा। क्या है? मदुरा। ए में क्या है? मदुरा है। और मदुरा को हम लोग मावर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मावर। देखिए मौ से मदुरा, अब मौ से मावर, मौ से मदुरा, मौ से मावर। तो ये जो मदुरा मावर है, बात समझ में आ रहा है? मदुरा मावर क्या है? तो यह एक राज्य है। अगर पूछेगा कि यह राज्य किनके समय में स्थापना हुआ, तो बोलेगा मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। देखिए मौ से मदुरा, मौ से मावर, मौ से मोहम्मद बिन तुगलक। बात समझ में आ गया? तो मदुरा या मावर ये राज्य का नाम था जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में स्थापना किया गया था। और इसके जो संस्थापक थे जलालुद्दीन अहसान शाह। कौन थे? जलालुद्दीन अहसान शाह थे। कौन थे? तो जलालुद्दीन अहसान शाह थे। बिल्कुल, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? जलालुद्दीन अहसान शाह थे। और दूसरा जो बी में आप देख रहे हैं वो है विजयनगर। और विजयनगर के संस्थापक आपको पता होगा, बताएंगे, हरियर एवं बुक्का थे। और वारंगल के, किसके? वारंगल के जो संस्थापक है वो कन्हैया जी हैं। कौन है? कन्हैया है। और बहमनी वंश के जो बहमनी राज्य के जो संस्थापक है वो है आपको हसन गंगू। बताइएगा बहमनी राज्य के संस्थापक कौन है? बहमनी राज्य के संस्थापक कौन है? हसन गंगू है। वही अगर हम बात करें वारंगल की तो कौन है? वारंगल का है कन्हैया। वारंगल का क्या है? कन्हैया है। और विजयनगर का कौन है? हरियर एवं बुक्का है। और मदुरा का कौन है बताइए? तो जलालुद्दीन अहसान शाह। बोलिएगा जलालुद्दीन अहसान शाह। देखिए मदुरा
मदुरा और उसी का दूसरा नाम है मावर। बोलिएगा मदुरा, उसका नाम दूसरा मावर। बिल्कुल। देखिए अब मावर में लगा हुआ है माँ, मावर में क्या लगा हुआ है माँ। और माँ तो अपने बच्चे पर हमेशा क्या करता है, एहसान करता है ना। माँ अपने बच्चे पर हमेशा क्या करता है, एहसान करता है। तो आप याद रख सकते हैं कि मावर जो एक राज्य था जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में स्थापित किया गया था, उसके संस्थापक कौन है? तो उसके संस्थापक बताइए कौन है? जलालुद्दीन अहसान शाह। बोलिएगा जलालुद्दीन अहसान शाह। और इसका ट्रिक क्या होता है, मावर में माँ लगा हुआ है तो माँ तो हमेशा अपने बच्चों पर क्या करते हैं, एहसान करते हैं। तो एहसान से आप याद रख सकते हैं जलालुद्दीन अहसान शाह। अब देखिए मावर तो याद हो गया, अब याद रखना है मदुरा। तो ये याद रखना है बहुत ही आसान है। तो बताइए आप पहले हमको कि माँ को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? मदर कहते हैं कि नहीं कहते हैं? माँ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मदर कहते हैं। तो मदर से आप याद रख सकते हैं मदुरा। बोलिएगा जरा मदुरा। तो पहले इस दोनों नाम को याद कर लीजिए कि मावर जो है वो किसका दूसरा नाम है? मदुरा का। या मदुरा जो है वो मदुरा का दूसरा नाम क्या है? मावर। बात समझ गए ना? तो याद रखना आसान है कि नहीं? मावर, तो मावर में माँ लगा हुआ तो माँ का अंग्रेजी हो गया मदर। तो मदर से याद हो जाएगा आपको मदुरा। क्या याद हो जाएगा? मदुरा। यानी कि मदुरा या मावड़ा राज्य के संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन अहसान शाह। बोलिएगा जरा जलालुद्दीन अहसान शाह, है ना। तो बताइए कि जलालुद्दीन अहसान शाह के द्वारा जो राज्य स्थापित किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, वो कौन सा राज था? मेदुरा या मावर। मेदुरा या मावर। मेदुरा या मावर। तो ये प्रश्न याद हो गया होगा। आइए अब आगे है विजयनगर। और विजयनगर के बारे में कौन नहीं जानता है, बहुत पूर्व से पढ़ते आ रहे होंगे आप लोग कि विजयनगर की स्थापना जो किए हैं वो हरिहर एवं बुक्का ने किया है। ये तो आप पहले से जान रहे हैं, लेकिन एक चीज याद रख लीजिएगा कि विजयनगर राज्य की जो स्थापना हुई है ना, वो किसके समय में हुई है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। किसके समय में हुई है? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इसकी स्थापना हुई है। तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। बाकी ये पॉइंट तो आपको पहले से याद है कि विजयनगर राज्य की स्थापना जो है वो आपको हरिहर एवं बुक्का ने किया था। अगर आपसे पूछ दे विजयनगर की स्थापना किस शासक के शासनकाल में हुई या किस शासनकाल के समय में स्थापना हुई, तो क्या बताइएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। और इसको भी याद रखना बहुत ही आसान है, क्योंकि विजयनगर में लगा हुआ है वी। क्या लगा हुआ है? वी। तो वी से बिन, तो मोहम्मद बिन। विन तो मोहम्मद बिन। वी से विजयनगर, तो वी से विन यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। तो बताइए कि विजयनगर साम्राज्य के जो संस्थापक है वो कौन है? हरिहर एवं बुक्का है। अगर आपसे पूछते कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस राजा के शासनकाल में हुई? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। किस सुल्तान के शासनकाल में हुई है? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। और वी से विजयनगर, तो वी से विन, और बिन से याद आ जाएगा आपको मोहम्मद बिन तुगलक। बात समझ में आ गया ना? तो बताइए एक बात, एक प्रश्न आप बताएंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में नव स्थापित दो राज्य का नाम बताइए। एक मदुरा या मावर है और दूसरा है विजयनगर। क्या है? पहला क्या है? मदुरा या मावर, और दूसरा क्या है? विजयनगर। आइए अब आपका अगला प्रश्न है वारंगल। वारंगल। बोलिएगा वारंगल। तो वारंगल जो राज्य था, इसके जो संस्थापक थे वो थे कन्हैया। कौन थे? कन्हैया। हाँ, वारंगल के जो संस्थापक है वो कौन थे? कन्हैया। कन्हैया जी हैं। चलिए अब जो है हम लोग याद रखेंगे वारंगल को। कैसे याद रखेंगे ये बताते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि वारंगल एक राज्य है और इस राज्य के जो संस्थापक है वो कौन है? कन्हैया। कन्हैया है। कौन है? कन्हैया। कौन है? कन्हैया है। तो वारंगल जो है एक राज्य है और इसके संस्थापक कन्हैया जी हैं। इसको आप कैसे याद रखेंगे? तो देखिए पहले ये बताइए कन्हैया का दूसरा नाम क्या है? बिल्कुल कृष्ण कन्हैया है। नहीं तो आप उससे भी याद रख सकते हैं, जैसे वारंगल। तो बोलिए वारंगल। वारंगल। क्या नाम है राज्य का? वारंगल। अब देखिए वारंगल है तो वारंगल में जो रा आ रहा है तो रा से याद रख लीजिए राधा। रा से याद रख लीजिए राधा। और राधा और कृष्णा इस दोनों की जोड़ी तो आपको पता ही है बहुत पूर्व से, इसलिए राधा कृष्णा को आप ऐसे याद रख सकते हैं राधा कन्हैया। क्या रख सकते हैं? राधा कन्हैया। यानी कि वारंगल में आ रहा है रा, है ना, वारंगल में आ रहा है रा, और रा से याद रखिएगा राधा, और गल से याद रखिएगा गाल। यानी कि राधा का गाल कौन पकड़ेगा? कन्हैया पकड़ेगा, है ना। वारंगल में जो है सो वारंगल तो रा से हो जाएगा राधा, और गल से याद रखिएगा गाल, यानी कि राधा का गाल कौन पकड़ेगा? कन्हैया। इसलिए याद रखिएगा कि वारंगल राज्य के जो संस्थापक थे वो कौन थे?
कन्हैया कन्हैया थे। कौन थे? कन्हैया थे। बात समझ में आया कि नहीं बताइएगा फटाफट से। वारंगल राज्य के जो संस्थापक थे वो कौन थे? कन्हैया थे। वारंगल राज्य के जो संस्थापक थे वो कौन थे? कन्हैया थे। अब मुझे एक प्रश्न आप बता दीजिए कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस सुल्तान के शासन काल में हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। तो ये चीज याद रखिएगा। अब जो आपको अगला है बहमनी, क्या है? देखिए बहमनी को आप कैसे याद रखिएगा। सबसे पहले तो याद रखिए कि बहमनी राज्य के संस्थापक जो है वो हसन गंगू जी है। कौन है? हसन गंगू जी है। और दूसरा इसको याद कैसे रखेंगे वो समझिएगा जरा। देखिए बहमनी में लगा हुआ है बहम। क्या लगा हुआ है? बहम। बहम का मतलब होता है शक हो जाना। वहम का मतलब क्या होता है? शक हो जाना। जब आपको किसी पर शक हो जाएगा ना, किसी भी काम के प्रति आपको शक हो जाएगा, तो शक हो जाएगा तो आप उसको देख करके हंसीएगा ना। आपको लगेगा कि ये काम गलत तरीका से कर रहा है, क्योंकि आपको वहम हो गया है। वहम मतलब शक हो गया है। और जब शक हो गया है आपको, तो आप उसको देख करके क्या कीजिएगा? हंसवे कीजिएगा ना। तो हंसीएगा तो हसन गंगू। हसन गंगू। अगर ये ट्रिक नहीं याद हो तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि बहमनी में लगा हुआ है आपको बह। बह से हम क्या करेंगे? बहा देंगे। किसी चीज को जो हम बहा देते हैं, कूड़ा कचरा लाश, उसको जो दहा देते हैं कहाँ पर? गंगा में दहा देते हैं। इसलिए याद रखिएगा तो हसन गंगू। हसन गंगू। तो इसलिए याद रखिएगा बहमनी राज्य के जो संस्थापक थे वो कौन थे? हसन गंगू। कैसे याद रखिएगा? बहमनी में लगा हुआ है बहम। और जब आपको किसी व्यक्ति पर वहम हो जाएगा तो आप उसको देख के हंसने लगेगा, तो हंसने लगेगा यानी कि हसन गंगू। और दूसरा ट्रिक हो गया आपको बहमनी में लगा हुआ है बह। तो बह से याद रखेंगे बहा देंगे। तो बहा देंगे क्या चीज को बहा देंगे? लाश कूड़ा कचरा सबको कहाँ पर बहाते हैं अपने साथ? गंगा नदी में। इसलिए याद रखिएगा कि बहमनी राज्य के जो संस्थापक थे वो कौन थे? हसन गंगू थे। बात समझ में आया? तो एक बार फटाफट से आप लोग को 30 सेकंड के अंदर बताना है, जवाब दीजिएगा। तो बताइए कि मदुरा का दूसरा नाम क्या है? मदुरा राज्य का दूसरा नाम क्या है? मावर। क्या है? मावर। बताइए कि मदुरा राज्य के संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन अहसान शाह। कौन था? जलालुद्दीन अहसान शाह। आगे विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तीसरा है वारंगल। वारंगल समझिएगा। वारंगल राज्य के संस्थापक कौन है? कन्हैया है। अब बताइए बहमनी राज्य के संस्थापक कौन है? हसन गंगू। हसन गंगू। तो याद हो गया होगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। अब जो आपका अगला प्रश्न है, मेरा सारा राज्य बीमार पड़ गया है। बोलिएगा जरा। मेरा सारा राज्य बीमार पड़ गया है ना? मेरा सारा राज्य बीमार पड़ गया है। यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था स्थापित करता हूँ, यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था स्थापित करता हूँ तो दूसरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। प्रश्न समझ में आ गया होगा आपको। प्रश्न क्या है कि मेरा सारा राज्य बीमार पड़ गया है। एक स्थान पर व्यवस्था करता हूँ तो दूसरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। यदि मैं दूसरे स्थान पर ठीक करता हूँ तो तीसरे स्थान पर हलचल होने लगती है। याद हुआ कि नहीं लाइन? ये लाइन याद रखना बहुत जरूरी है, इसलिए बताइए कि याद हुआ कि नहीं। मेरा सारा राज्य बीमार पड़ गया है। यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था स्थापित करता हूँ तो दूसरे स्थान पर व्यवस्था गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। यदि मैं दूसरे स्थान पर ठीक करता हूँ तो तीसरे स्थान पर हलचल होने लगती है। ठीक है, तो यह किसने कहा था? तो यह आपको मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा था। किसने कहा था? मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा था कि मेरा सारा राज्य बीमार पड़ गया है। एक स्थान पर व्यवस्था सही करता हूँ तो दूसरे जगह गड़बड़ी उत्पन्न हो जाता है, और दूसरे जगह व्यवस्था ठीक करता हूँ तो तीसरे जगह हलचल पैदा हो जाता है। ये किसने कहा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा था। ये प्रश्न आपको याद रखना है। ठीक है, और बोलने से ही स्पष्ट हो रहा है कि एक जगह ठीक कर रहा है और एक जगह गड़बड़ हो रहा है। तो एक जगह ठीक करेगा और एक जगह गड़बड़ होगा तो ये करते करते दिमाग पगलाइए न जाएगा, सनकिए न जाएगा, दिमाग सनक जाएगा। तो इसीलिए याद रखिएगा कि दिमाग सनक जाएगा। तो सनकी सुल्तान किसको कहा गया? मोहम्मद बिन तुगलक को। पागल सुल्तान किसको कहा गया? मोहम्मद बिन तुगलक को। इसीलिए याद रखिएगा सनकी पागल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक वो ठीक करेगा दूसरा गड़बड़, दूसरा ठीक करेगा तीसरा गड़बड़। अब यही ठीक करते करते दिमाग हो जाएगा पागल।
यानी कि सनक जाएगा, इसलिए याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक को सनकी सुल्तान भी कहा जाता है, पागल सुल्तान भी कहा जाता है। और इसीलिए याद रखिएगा कि मैं मेरा सारा राज्य बीमार हो गया है, एक जगह की व्यवस्था ठीक करता हूं तो दूसरी जगह गड़बड़ उत्पन्न हो जाती है, और दूसरी जगह करता हूं तो तीसरी जगह गड़बड़ उत्पन्न हो जाती है। किसने कहा था? मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा था। किसने कहा था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। बिल्कुल। और इसको कैसे याद रखिएगा ये भी समझ गए ना, मोहम्मद बिन तुगलक को पगला सुल्तान या सनकी सुल्तान कहा जाता है। इसी चीज से आप याद रख लीजिएगा इस प्रश्न को, ठीक है। बात आपको समझ में आ गया होगा। याद रखिएगा यहाँ से 2 प्रश्न बना था कि पागल या सनकी सुल्तान किसको कहा गया? मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया। किसको कहा गया? मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया। और क्यों कहा गया इसका एक और रीजन समझ लीजिए, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक अपने शासनकाल में जितने भी प्लान बनाए, जितने भी योजना बनाए, सब प्लान असफल हो गए, और इस असफलता की वजह से लोग उनको सनकी या पागल घोषित कर दिया। बात समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए याद रखिएगा कि सनकी या पागल सुल्तान जो कहा गया वो किसको कहा गया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा गया है। अब जो आपका अगला प्रश्न है, किसके राज्यकाल में सादा अमीरों का विद्रोह हुआ था? प्रश्न समझे? सादा अमीरों का मतलब क्या समझे? केवल ओनली अमीरों का विद्रोह हुआ था। बात समझ में आया ना? जैसे हम लोग बोलते हैं कि सादा चावल खाएंगे, बात समझ में आ रहा है ना? हाँ, बिल्कुल। तो सादा मतलब यहाँ पर केवल हुआ, यानी कि सिर्फ हुआ, है ना? तो बताइए कि किसके राज्यकाल में अमीरों का जो विद्रोह हुआ था, जिसकी चरम परिणति 1347 ईस्वी में वहमनी राज्य का स्थापना में हुई। तो वहमनी से कुछ याद आ गया होगा आप लोग, बताइएगा क्या याद आया? वहमनी, वहम हो जाएगा तो क्या कीजिएगा? हंसिएगा ना दूसरे पर। तो इसलिए हसन गंगू, बहमनी राज्य के संस्थापक कौन थे? हसन गंगू थे। तो बहमनी के बारे में ये बात याद हो गया। चलिए अब बताते हैं आगे। किसके राज्यकाल में सादा अमीरों का विद्रोह हुआ था? देखिए, सादा अमीरों का विद्रोह में यानी कि केवल अमीरों का विद्रोह हुआ था, इसीलिए उसको कहा गया सादा अमीरों का विद्रोह। इसमें केवल गरीब नहीं, केवल अमीर ही था, इसमें गरीब नहीं था, इसलिए कहा कि सादा अमीरों का विद्रोह। तो किसके राज्यकाल में सादा अमीरों का विद्रोह हुआ? जिसकी चरम परिणति, बोलिएगा, जिसकी चरम परिणति 1347 ईस्वी में वहमनी राज्य की स्थापना हुई, है ना? जिसकी चरम परिणति 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना हुई। अब यहाँ से एक प्रश्न और सीखने को मिल गया आप लोगों को। क्या मिल गया पता है? कि बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई? तो बताइए कि बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई है? 1347 ईस्वी में। अब इसको कैसे याद रखिएगा? तो हम आपको ट्रिक बताए थे कि बहमनी को 2 ट्रिक से याद रखिएगा। एक याद रखिएगा वहम से, और दूसरा याद रखिएगा कि हम किसी चीज को बहा देंगे। कहाँ पर? गंगा में। तो देखिए एक बात बताइए, अभी आप खाना बनाते हैं, घर का सारा काम करते हैं, तो जितना कूड़ा कचरा होता है सबको सैंत करके रखते हैं ना? आप सैंत करके रखते हैं ना? कहाँ पर? वो जो डस्टबिन है, उस डस्टबिन में आप सैंत करके रखते हैं ना? तो सैंत के रखते हैं, एक बार फिर जाकर के फेंक देते हैं गंगा में। इसलिए याद रखिएगा कि सैंत के रखेंगे पहले कचरा को, इसलिए 47 सैंत के याद रखिए, सैंत के कचरा को रखेंगे, यानी कि 47। यानी कि बहमनी राज्य की जो स्थापना हुई वो कब हुई है? 1347 ईस्वी में। कब हुई है? बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई है? 1347 ईस्वी में हुई है। और बहमनी राज्य की संस्थापना कौन किए थे? हसन गंगू किए थे। बात समझ रहे हैं ना? तो प्रश्न को समझिएगा। यहाँ अब हम परिणति के बारे में आपको बता दें। परिणति का मतलब होता है परिणाम, यानी कि रिजल्ट। परिणति का मतलब क्या होता है? परिणाम या रिजल्ट। परिणति का मतलब क्या होता है? परिणाम होता है। तो कहने का मतलब यह है कि किसके राज्यकाल में, है ना? प्रश्न क्या है? किसके राज्यकाल में सादा अमीरों का विद्रोह हुआ था? कौन, कैसा विद्रोह हुआ था? सादा अमीरों का विद्रोह हुआ था। तो याद रखिएगा। और जिसकी चरम परिणति, यानी कि चरम परिणति का मतलब परिणाम जो हुआ था, वो 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना हुआ था। ठीक है। तो किसके समय में हुआ था बताइए? बहमनी राज्य की स्थापना अभी जस्ट पढ़े थे ना कि नहीं, बहमनी राज्य की स्थापना किया था हसन गंगू, लेकिन किसके समय में इसकी स्थापना हुई थी? हुआ था ना? तो बस वही प्रश्न तो है, यहाँ पर उल्टा दिया इस प्रश्न को केवल उलट फेर कर दिया है। किसके राज्यकाल में सादा अमीरों का विद्रोह हुआ था, जिसकी चरम परिणति हुई थी कि बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में
हुई थी। तो किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के। बिल्कुल, ब से बहमनी अब ब से है ना बीन, ब से बहमनी अब ब से बीन, यानी कि बहमनी राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई थी। कब हुई थी? 1347 में हुई थी। कब हुई थी? 1347 ईस्वी में। 1347 ईस्वी में हुई थी बहमनी राज्य की स्थापना। और सबसे समझने की बात यह है कि बहमनी राज्य की जो स्थापना हुई उसमें कोई भी गरीब वर्ग के लोग नहीं थे। उसमें जितने भी वो लोग थे वो सब धनी बनी थे, अमीर वर्ग के लोग थे। और देखिए, मनमाना कौन करता है? अपने मन से कौन करता है? धनी लोग। अमीर लोग करता है ना, धनी लोग करता है ना, पैसा वाला ना अपना मन माना करता है। तो इसलिए याद रखिएगा कि बहमनी में मनी लगा हुआ है। तो आप अगर पैसा वाला करता है तो बस एक चीज और याद रखिए, बहमनी में लगा हुआ है मनी, तो मनी का मतलब क्या होता है? रुपया, पैसा। मनी का मतलब क्या होता है? रुपया, पैसा। तो बताइए कि युद्ध के नाम से स्पष्ट हो गया कि यह युद्ध जो हुआ था वो किसका युद्ध हुआ था? रुपया पैसा का। नहीं, ये गरीबों का कि अमीरों का युद्ध हुआ था? अमीरों का। अमीरों का, क्योंकि बहमानी में लगा हुआ है मनी, और मनी मतलब होता है रुपया। मनी मतलब रुपया, और रुपया पैसा किसके पास होगा? अमीरों के पास। इसलिए याद रखिएगा कि आपको किसके राज्यकाल में सादा अमीरों का विद्रोह हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक। तो सादा अमीरों का विद्रोह जो हुआ था, विद्रोह मतलब युद्ध, सादा अमीरों का जो युद्ध हुआ था, है कि नहीं, वो बहमनी राज्य की स्थापना के समय, और बहमनी राज्य की स्थापना जो हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुई थी। ये प्रश्न पहले ही आप पढ़ चुके हैं। अभी प्रश्न पढ़े थे ना कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 4 नव स्थापित राज्य कौन कौन से थे? बताइए। पहला था आपको जैसे कि मदुरा। पहला क्या था? मदुरा, जिसको हम लोग माबर भी कहे थे। और दूसरा था विजयनगर, तीसरा था आपको वारंगल, और चौथा था आपको बहमनी। तो इतने राज्य की स्थापना हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, और उसके बारे में ही हम लोग यहाँ पर पढ़े हैं पुनः। तो इसमें लिखा है कि बहमनी का जो युद्ध हुआ था, बहमनी का युद्ध बोल रहे, बहमनी राज्य की जो स्थापना हुई थी, उसके स्थापना का कारण बना कि यह जो है सो इससे पहले 1347 ईस्वी से पहले सादा अमीरों का विद्रोह हुआ। इसमें केवल अमीरों का विद्रोह हुआ। और समझिए कि अमीरों का विद्रोह क्यों होता है? मनी के लिए होता है ना, इसलिए मनी से याद रखेगा बहमनी। यानी कि बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई है? 1347 ईस्वी में हुई है ना। और किसने किया है? तो हसन गंगू ने किया है। किसके समय में हुआ है? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। तुगलक के। यह कैसा विद्रोह था? सादा अमीरों का विद्रोह था। कैसा विद्रोह था? सादा अमीरों का विद्रोह था। कैसा विद्रोह था? सादा अमीरों का विद्रोह था। बात समझ गए? चलिए, अब आपका अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु, बोलिएगा जरा। मोहम्मद बिन तुगलक की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी ठट्टा में। कहाँ पर हुई थी? ठट्टा में। कहाँ पर हुई थी? ठट्टा में। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई है ठट्टा में। बात समझ रहे हैं? देखिए, अभी आपको हम एक प्रश्न बताए थे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, और क्या बताए थे आपको मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कि उनको क्या कहा गया था? उनको सनकी या पागल सुल्तान कहा गया था। लेकिन क्यों? क्योंकि उन्होंने जितना भी योजना बनाया सब योजना असफल हो गया। अब बताइए, बार बार योजना बनाते गया, लेकिन फिर भी वह अंतिम तक असफल हो गया। यानी कि बना के जब वह थक गया तो सोचा कि अब हम सुसाइड कर लेते हैं, और वह मर गया। बात समझ में आ रहा है? तो बना की योजना थक गया। यानी कि जब असफल ही असफल हमेशा मिला, असफलता ही असफलता मिला, तो योजना बनाते यह असफल हो गया ये। और जब असफल हो गया यानी कि थक भी गया होगा ना बेचारा, तब छोड़ दिया। तो चलिए, थक गया मतलब कि ठट्टा। तो इसलिए याद रखिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक की जो मृत्यु हुई है वो कहाँ पर हुई है? ठट्टा में। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ पर हुई है? ठट्टा में। तो कैसे याद रखिएगा? समझ गए ना? वो योजना बनाते गया, लेकिन हर योजना में असफल होते गया। तो जब असफल हुआ तो लोग अंतिम में क्या करता है? लोग थक करके छोड़ देता है ना। आप कोई काम करते हैं, आप बार बार करते हैं, लेकिन बार बार फेल्योर हो जाते हैं, तो फिर आप क्या करते हैं? आप थक के छोड़ देते हैं। सो बोलिए, क्या करते हैं? थक के छोड़ देते हैं। इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक भी बार बार योजना बनाया और अंतिम में वो थक करके छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो इसलिए जो है सो आपको थक करके छोड़ा ना, तो थक गया यानी कि ठट्टा। तो याद रखिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ठट्टा में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? ठट्टा में हुई थी। पागल सुल्तान किसको कहा गया था? मोहम्मद बिन तुगलक को। अब ये बताइए, मोहम्मद बिन तुगलक के समय कौन कौन से राज्य स्थापित हुए थे? विजयनगर। बिल्कुल, शुरू से बोलिए ना, बोलिए शुरू से। मदुरा,
जिसको कहा गया आपको ये महाबर, क्या कहा गया, महाबर। दूसरा था विजयनगर, तीसरा है आपको वारांगल, और चौथा है आपको वहमनी। लेकिन एक बार फिर से बताइए, मदुरा, महाबर जिसका नाम दूसरा है ना, इसके बाद आपको विजयनगर, इसके बाद आपको वारांगल, और चौथा क्या था बताइए, बहमनी। क्या था, बहमनी। तो बताइए कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु जो हुई है वह आपको कहाँ पर हुई है, कैसे याद रखिएगा, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक जो है बार बार योजना बनाते गया, बार बार असफल हुआ, और जब बार बार असफल हुआ तो थक गया, कि वह थक गया, जब वह थक गया तो फिर इसके बाद जाकर के जो है सो सुसाइड मर गया वो। इसलिए याद रखिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ पर हुई है, ठट्टा में हुई है। अब यहाँ एक बात और याद रखिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक की जो मृत्यु हुई है ठट्टा में, ये ठट्टा किस देश में है, तो याद रखिएगा ठट्टा जो है पाकिस्तान देश में, किस देश में है, पाकिस्तान देश में है। तो पाकिस्तान में ही इनकी मृत्यु हुई थी। किन की मृत्यु हुई थी, मोहम्मद बिन तुगलक की। किन की मृत्यु हुई थी, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी। ठट्टा कहाँ पर है, पाकिस्तान में। मतलब बेचारा थक करके चला गया, कहाँ पर, पाकिस्तान में चला गया, और इसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। अब बताइए मुहम्मद बोलने से क्या स्पष्ट हो रहा है, हिंदू की मुसलमान, तो मुसलमान कहाँ रहेगा, हिंदुस्तान में कि पाकिस्तान में। तो इसीलिए इस ट्रिक पर इसको याद रख लीजिएगा कि मुंह से मोहम्मद बिन तुगलक, इसलिए मुंह से मुसलमान के नाम में न लगता है मोहम्मद, लगता है कि नहीं लगता है, तो नाम में लगता है मुसलमान के नाम, तो मुसलमान रहेगा कहाँ पर, पाकिस्तान में ना। इसलिए याद रखिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक जब हर जगह से थक गया, योजना बना बना के फिर भी असफल हुआ, तब बेचारा थक करके चला गया कहाँ पर, ठट्टा में। और ठट्टा किस देश में है, पाकिस्तान में है। तो एक प्रश्न जरा आपसे हम पूछ दे कि पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, इस्लामाबाद है। कहाँ है, इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, इस्लामाबाद है। और बताइए कि पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस किस डेट को मनाता है, 15 अगस्त को अपने सब मनाते हैं, यानी कि भारतवासी मनाते हैं। और 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। बात समझ में आ रहा है। आइए आपका अगला प्रश्न है, राजशेखर, बोलिएगा जरा, राजशेखर और जीन प्रभा, राजशेखर और जीन प्रभा सूरी, बोलिएगा दोनों का नाम, राजशेखर और जीन प्रभा सूरी जैसे, है ना, जीन प्रभा सूरी जैसे विद्वानों को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण प्रदान किया। जरा प्रश्न को समझिएगा। कहता है कि राजशेखर और जीन प्रभा सूरी, बोलिएगा जरा, राजशेखर जीन प्रभा सूरी, राजशेखर और जीन प्रभा सूरी, राजशेखर और जीन प्रभा सूरी। तो बताइए राजशेखर और जीन प्रभा सूरी, इसको पहले याद कीजिए, राजशेखर और जीन प्रभा सूरी, सही बात है। राजशेखर और जीन प्रभा सूरी जैसे जैन विद्वान, कौन विद्वान है, जैन विद्वान, मतलब किस धर्म से जुड़े हुए हैं, जैन धर्म से जुड़े हुए हैं। तो बताइए कि जैन धर्म से जुड़े हुए हैं, तो एक बात मुझे याद आ रहा है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, महावीर स्वामी। कौन थे, और जैन धर्म महावीर स्वामी के जाने के बाद, मतलब महावीर स्वामी की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद जैन धर्म कितने भागों में बट गया, कौन कौन भागों में, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर जो होता है वो श्वेत वस्त्र धारण करता है, और जो दिगंबर होता है वह नंगा रहता है, यानी कि नग्न अवस्था में रहता है। याद रखिएगा कि महावीर की मृत्यु हो जाने के बाद जैन धर्म दो भागों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो होते हैं, श्वेतांबर समुदाय के लोग, श्वेतांबर वर्ग के लोग जो होते हैं वो श्वेत कपड़ा पहनते हैं, यानी कि उजला कपड़ा पहनते हैं, जबकि दिगंबर जो वर्ग के लोग होते हैं वो नंगे रहते हैं, यानी कि नंगे रहते हैं। तो आइए एक बार पुनः प्रश्न पर चलते हैं। कहता है कि राजशेखर एवं जीन प्रभा सूरी जैसे जैन विद्वान। तो पहले तो हम लोग ये याद करेंगे कि राजशेखर और जीन प्रभा सूरी जो थे वो किस धर्म के अनुयायी थे, जैन धर्म के। किस धर्म के अनुयायी थे, जैन धर्म के। तो देखिए राजशेखर है ना, राजशेखर, तो राजशेखर में लगा है शेखर, और शेखर से याद कर लीजिए शिखर। और जब आप शिखर खाइएगा तो आपका जान चला जाएगा ना, जब आप शिखर खाइएगा तो क्या होगा, आपका जान चला जाएगा। राजशेखर से याद रख लीजिए राजशेखर, शेखर से याद रख लीजिए शिखर, और शिखर खाएगा तो जान चला जाएगा। इसलिए राजशेखर जो था वो किस धर्म के अनुयायी था, जैन धर्म के, जैन धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के अनुयायी थे, जैन धर्म के अनुयायी थे। और
एक और व्यक्ति का नाम है जिनका नाम है जीन प्रभा सूरी। बोलिएगा जरा। जीन प्रभा सूरी। तो जीन प्रभा सूरी जो है ना, वो भी आपको याद रखिएगा कि जैन धर्म से जुड़ा हुआ था। और इसको याद रखना तो बहुत ही आसान है, क्योंकि जीन लगा ही हुआ है। जीन प्रभा सूरी में जीन लगा है, तो जीन जैन, याद रखिए जीन जैन। यानी कि जीन प्रभा सूरी किस धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म के अनुयायी थे। और राजशेखर किस धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म के अनुयायी थे। ये 2 पॉइंट याद हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो राजशेखर है ना, और व्यक्ति का नाम बताइएगा। जीन प्रभा सूरी। बोलिएगा जरा। जीन प्रभा सूरी। तो राजशेखर और जीन प्रभा सूरी जो है, जैसे विद्वान को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? बात समझ में आ रहा है ना? राजकीय संरक्षण का मतलब ये हुआ हाँ, अपने राज्य में उसको बचाव किया था, सुरक्षा किया था। किसको? राजशेखर को और जीन प्रभा सूरी को, है कि नहीं? तो उनका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए ये तो कुछ अच्छा भी काम किया है। मोहम्मद बिन तुगलक जो है कुछ अच्छा भी काम किया है। क्या किया है? तो राजशेखर को और जीन प्रभा सूरी को अपने राज्य में राजकीय संरक्षण दिया, यानी कि राजकीय संरक्षण प्रदान किया। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन किया है? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। कौन किया है? मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्या किया है बताइए? तो राजशेखर को और जीन प्रभा सूरी को, इस दोनों को अपने राज्य में राजकीय संरक्षण प्रदान किया है। बात को समझ में आया? चलिए तो इसको आप कैसे याद रखेंगे कि इसको संरक्षण कौन प्रदान किया? तो देखिए राजशेखर में लगा हुआ है शिखर। जब जानते हैं आपकी, जब शिखर खाएगा तो क्या होगा? जान चला जाएगा। जब शिखर खाएगा तो क्या होगा? जान चला जाएगा। इसलिए राजशेखर जो है वो किस धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म के अनुयायी थे। राजशेखर जो है ना, राजशेखर नाम का कोई व्यक्ति है और वो खाएगा शिखर तो उसका जान चला जाएगा। मतलब जान चला गया, इसका मतलब उसका लक खराब था ना, लक खराब था। इसलिए लक से याद रखिएगा तुगलक, और तुगलक से याद हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। मतलब शिखर के बारे में जब आप किसी व्यक्ति को समझाइए कि आप न शिखर गुटखा नहीं खाइए, तो पता है क्या बोलेगा आपको? बोलेगा क्या कि हमको तो इसके बिना अच्छे नहीं लगता है। क्या बोलेगा? हमको इसके बिना अच्छा ही नहीं लगता है, इसके बिन अच्छा ही नहीं लगता है। तो इसके बिन मतलब मोहम्मद बिन, मतलब मोहम्मद बिन, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। नहीं समझ में आया बेटा बात? नहीं समझ में आया? एक बार फिर समझिए। राजशेखर नाम का कोई व्यक्ति है, सोच लीजिए कि आप उसको समझाए कि देखो शिखर गुटखा नहीं खाओ, लेकिन कहा कि नहीं हम खेवे करेंगे। ये तो हमारा जान बन गया। क्या बन गया? जान बन गया था। जान से याद आ जाएगा कि वो जैन धर्म से जुड़ा हुआ था। और दूसरा, जब जान उसका बन गया है, इसका मतलब उसके बिना वो मर जाएगा ना। उसके बिना, तो बिना मतलब हो गया आपको मोहम्मद बिन तुगलक। यानी कि राजशेखर को संरक्षण किसने प्रदान किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये तो याद हो गया। अब एक ये बात और याद रखिएगा, जीन प्रभा सूरी। बोलिएगा क्या याद रखिएगा? जीन प्रभा सूरी। अब बताइए कि प्रभा नाम का कोई व्यक्ति है और उसको जीन पकड़ लिया। प्रभा नाम का कोई व्यक्ति है, उसको जीन पकड़ लिया, तो इसका मतलब लक उसका खराबे न हो गया। तो इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि जीन प्रभा सूरी जो थे, जीन प्रभा सूरी जो थे, वह आपको उनको राजकीय संरक्षण किसने प्रदान किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। पागल या शनकी सुल्तान इसको क्यों कहा गया था? क्योंकि इन्होंने जो भी योजना बनाई, सब योजना बार बार असफल होता गया। इस वजह से इनको पागल घोषित कर दिया। बात समझ रहे हैं? तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर, यानी कि 24 को कर को है ना हटा दिया और इस 24 कर के बदले में केवल 4 कर लगा दिया? बताइएगा। ये जो भी सुल्तान था वो तो नाम बताने वाले हैं, लेकिन पहले बताइए कि यह अच्छा किया या बुरा किया? अच्छा किया। अच्छा किया भाई साहब, अच्छा किया। 24 को कर को हटा दिया और 24 के जगह पर जो है 4 को कर ही रखा, और वो भी कष्टदायक कर जो था वो सबको हटा करके केवल सिंपल 4 को कर दिया है। तो अच्छा किया कि गलत किया? अच्छा किया। अगर आपसे हम 24 को कर लेंगे, 24 को टैक्स लेंगे, सो अच्छा कि 4 को टैक्स लेंगे वो अच्छा? 4 को। वही बात क्या है, 24 में से 4 घटा दीजिए तो बचा कितना? 20। यानी कि 20 कर को हटा दिया और 4 कर को रहने दीजिए। किसके बदले में? 24 को कर को हटा करके 4 को कर रहने दिया, मतलब टैक्स रहने दिया। तो कौन ऐसा किया है? तो फिरोज शाह तुगलक। बोलिएगा। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो है ना, फिरोज शाह तुगलक सोचा कि भाई लोगों को रोज 24 को कष्ट देना पड़ता है 24 घंटा में। जरा बताइएगा क्या बोले हम?
रोज को लोग फिरोज शाह तुगलक बोला, देखिए फिरोज के नाम में लगा हुआ है रोज, तो फिरोज शाह तुगलक सोचा कि रोज के रोज लोग 24 घंटा में 24 प्रकार का कर देता है। बोलिएगा क्या बोले हम? रोज के रोज लोग सब 24 रोज के रोज लोग जो है 24 घंटा में 24 प्रकार के कर दिए हैं। इस वजह से सोचते हैं हम लोग कि 24 के कर को हटा देंगे और 4 को कर लगा देंगे, और फिरोज शाह तुगलक ने वही किया है कि 24 को कर को हटा करके 4 को कर जो है सो लागू कर दिया। तो बताइए कि किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों को हटा करके 4 को कर लगा दिया? फिरोज तुगलक, क्योंकि ये बार बार रोज रोज देख रहा था यही नाटक 24 घंटा में, और इसको कोई काम के लिए टाइम ही नहीं बच पाता था। 24 घंटा का 24 घंटा उसी में खराब हो जाता था, इसलिए 24 कष्टदायक को हटा दिया। कहा कि हम 24 घंटा नहीं बिजी रहेंगे, हम 24 कष्टदायक को हटा देते हैं। इसमें से 20 को हटा दिया, 4 को रहने दिया। तो याद रखिएगा कि 24 कष्टदारों को हटाकर किसने 4 को कर लगा दिया? फिरोज तुगलक ने लगा दिया। तो बताइए कि दिल्ली सल्तनत का वह पहला सुल्तान कौन था जो नहर का निर्माण करवाया था? नहीं, इसका नाम है गयासुद्दीन तुगलक। क्या नाम है? गयासुद्दीन तुगलक। बताइएगा क्या नाम है? गयासुद्दीन तुगलक है। ठीक है। अब जो आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सेना को नगद वेतन, देखिए नगद को कहीं कहीं नकद देखने को मिलता है, तो इसको आप नगद समझिएगा। नगद का मतलब कैश होता है। नगद का मतलब क्या होता है? कैश होता है। ठीक है। तो किसने सेना को नगद वेतन देने की व्यवस्था को समाप्त कर? तो इस प्रश्न को समझाने से पहले हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहेंगे कि ऐसे कौन से सुल्तान थे जो सैनिकों को नगद वेतन देने की शुरुआत करवाए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा सुल्तान का नाम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो नगद वेतन देने की प्रथा को ये क्या कर दिया? हटा दिया, यानी कि समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। किस प्रथा को खत्म किया है? नगद वेतन देने की प्रथा को। किसको समाप्त किया है? नगद वेतन देने की प्रथा को ये समाप्त कर दिया। ठीक है। तो कहता है कि निम्नलिखित में से किसने सेना को नगद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर वजह, क्या है? वजह। इसको याद रखना है। क्या है? वजह। और वजह का मतलब होता है भूमि कर वसूलने का अधिकार। वजह का मतलब क्या होता है? भूमि कर वसूलने का अधिकार। क्या होता है? भूमि कर वसूलने का अधिकार। एक बार फिर से बताइए, वजह का मतलब क्या होता है? भूमि कर वसूलने का अधिकार। अगर ये चीज याद नहीं रहे ना, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे आप भूमि उपजाते हैं, यानी कि खेती बाड़ी करते हैं। तो आप जो खेती बाड़ी करते हैं तो सरकार उसका टैक्स मांगने के लिए आपको आएगा। जब सरकार टैक्स मांगने के लिए आएगा ना, तो आप कहेगा कि किस वजह से हम आपको कर दें। क्या कहेंगे? किस वजह से हम आपको कर दें। आप क्या चीज का कर मांग रहे हैं, मुझे बताइए, वजह क्या है ना? तो वो कहेगा ना कि देखिए, आप जो खेती बाड़ी करते हैं, आपको जो भूमि सरकार के द्वारा मिला हुआ है, उस पर ही हम लोग टैक्स लेने के लिए आए हैं, टैक्स वसूलने के लिए आए हैं। बात समझ में आ रहा है? तो इससे याद रखिएगा, वजह जब पूछेंगे वजह के बारे में, तो क्या बताएगा कि आप जो भूमि उपजाते हैं ना, उसका हम टैक्स वसूलने के लिए आए हैं। तो इसलिए याद रखिएगा कि वजह का अर्थ क्या होता है? भूमि कर वसूलने का अधिकार, है ना?
वजह का मतलब क्या होता है? भूमि कर वसूलने का अधिकार। वजह का मतलब क्या होता है? भूमि कर वसूलने का अधिकार। और दूसरा जो है वो है इतलाक। क्या है? इतलाक। दूसरा क्या है? इतलाक। और इतलाक का अर्थ होता है धनादेश के लिए पत्र। देखिए इतलाक का मतलब होता है धनादेश के लिए एक पत्र। धनादेश के लिए पत्र क्या होता है? धनादेश के लिए पत्र। बिल्कुल याद रखिएगा कि आपको इतलाक का मतलब क्या होता है? धनादेश के लिए पत्र। धनादेश के लिए पत्र। पहले इसको याद कीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। अच्छा, पहले सबसे पहले बताइए कि वजह का मतलब क्या होता है? भूमि कर वसूलने का भूमि अधिकार। कर वसूलने का अधिकार। क्या होता है? भूमि कर वसूलने का अधिकार। जैसे हम बोल रहे हैं ठीक उसी तरह से कॉपी कर लीजिए, नकल कर लीजिए और उस तरह से ही बोलिएगा तो आपको प्रश्न याद होगा। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं ऑनलाइन तो वो जरूर इस तरह से ही बोलेंगे जैसे कि हम बोल रहे हैं। तो है कि भूमि कर वसूलने का अधिकार। क्या है? भूमि कर वसूलने का अधिकार। भूमि कर वसूलने का अधिकार। तो बताइए कि भूमि कर वसूलने का अधिकार ये किस वर्ड का अर्थ है? ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका अर्थ है भूमि कर वसूलने का अधिकार? किस वर्ड का मतलब है? वजह का। किसका है? वजह का है। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं कि वजह का मतलब होता है भूमि कर वसूलने का अधिकार। वजह का मतलब क्या होता है? भूमि कर वसूलने का अधिकार। ठीक है, आइए इसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पर आपको इतलाक। क्या पढ़ रहे थे? इतलाक। तो इतलाक का मतलब होता है आपको धनादेश के लिए पत्र। क्या होता है? धनादेश के लिए पत्र। और ये यदि याद नहीं रहे धनादेश इतलाक का अर्थ याद नहीं रहे तो आप याद कर लीजिएगा तलाक को। वैसे भी इतलाक में तलाक लगा हुआ है ना, ये आप देख रहे हैं इतलाक में क्या लगा हुआ है? तलाक। तलाक। और तलाक का मतलब मुस्लिम समुदाय में जो होता है, अगर कोई व्यक्ति जिससे विवाहित हो उसको छोड़ने की बात कर रहा हो, है ना, उसे अवॉइड करने की बात करना हो, उसे त्याग करने की बात कर रहा हो, है कि नहीं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तलाक। जिसको मुसलमान समुदाय में 3 तलाक बोला जाता है। तलाक तलाक तलाक। अगर 3 बार बोल दिया जाए तो वो क्या होता है? एक दूसरे से छुट्टा छुट्टी हो जाता है ना, मियाँ बीवी में छुट्टा छुट्टी हो जाता है। इसलिए याद रखिएगा तलाक का मतलब होता है एक दूसरे से नाता रिश्ता को तोड़ लेना। नाता रिश्ता को तोड़ लेना, खत्म कर लेना। तो याद रखिएगा। बताइए कि इतलाक को कैसे याद रखेगा? तो हम लोग याद रखेंगे कि ई को भूल जाएंगे फिलहाल, तलाक को याद रखेंगे। और जब तलाक हो जाते हैं, तलाक हो जाता है मियाँ और बीवी में, तो मान के चलिए कि किसी लड़की वाला और लड़कों वाला के बीच में जब तलाक हो जाएगा तो लड़का वाला से लड़की वाला क्या मांगेगा? क्या मांगेगा बताइए? जैसे कि मान के चलिए कि कोई लड़का लड़की के बीच में तलाक हुआ, ठीक है, तो दहेज कौन देता है? लड़की वाला। दहेज कौन देता है? लड़की वाला। तो लड़की वाला कहेगा ना भाई कि यदि आप हमको तलाक दे ही दिए तो हम जितना धन लगाए थे आप में, जितना धन संपत्ति आपको दिए थे दहेज में, वो सब हमको क्या कर दीजिए? आप दे दीजिए, यानी कि वापस कर दीजिए। और जब वापस कर देगा उस समय तलाक के बाद एक पंचनामा बनता है। पंचनामा का मतलब होता है कागज। क्या होता है? कागज, यानी कि पत्र। क्या होता है? पत्र। तो इसलिए याद रखिएगा कि इतलाक का मतलब धनादेश के लिए पत्र। इतलाक इतलाक ई तलाक। देखिए इतलाक नहीं बोलिए, ई तलाक बोलना है। क्या बोलना है? ई तलाक। ई तलाक। और तलाक से याद रखिए कि तलाक जब भी होगा ना, तलाक जब भी होगा ना तो उसमें धन को वापस मांगा जाएगा। और जब धन वापस हो जाएगा ना तो उसको एक पत्र पर लिख करके दिया जाएगा। बात समझ में आया? ये घटना किसी भी जगह पर देखने को मिलता है। तलाक के बारे में अगर पता नहीं हो तो चर्चा कीजिएगा अपने आसपास के लोगों के पास कि तलाक क्या होता है। तलाक का मतलब लड़के और लड़कियों के बीच में, अर्थात मियाँ बीवी के बीच में छुट्टा छुट्टी हो जाना। तो जब छुट्टा छुट्टी होता है तो उसमें क्या होता है? लड़कियों के पक्ष से लड़कों को जो दहेज दिया गया होता है वो दहेज उससे वापस मांगा जाता है। और दहेज वापस मांगने के बाद एक पंचनामा पत्र बनता है। पंचनामा का मतलब होता है कुछ 5 लोगों के बीच में, है ना, कुछ गवाहों को रख करके इसके बाद जो है सो कागज पर लिखा जाता है कि इससे ये दहेज लिया गया था और ये दहेज जो है फलाने दिन फलाने टाइम में इसको वापस किया जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो याद रखिएगा जैसे ही आ जाए ई तलाक तो तलाक का मतलब याद कर लीजिएगा कि धन को वापस करने का आदेश दिया जाएगा। और जब धन वापस करने का आदेश दिया जाएगा तो उसको एक पेपर पर, यानी कि एक पत्र पर, पेपर का मतलब पत्र पर उसको लिख करके भेज दिया जाएगा कि आज के दिन में इस दोनों का छुट्टा छुट्टी हो गया, दोनों का तलाक हो गया। तो बताइए कि ई तलाक का अर्थ क्या होता है?
तो धनादेश के लिए पत्र। ई तलाक का अर्थ क्या होता है? धनादेश के लिए धनादेश के लिए पत्र। ई तलाक का अर्थ क्या होता है? धनादेश के लिए पत्र। अब हम लोग एक बार पुनः पीछे चलेंगे वजह पर। तो बताइए कि वजह का अर्थ क्या बताए थे हम? भूमि कर वसूलने का अधिकार। क्या होगा? भूमि कर वसूलने का अधिकार। वजह का मतलब क्या होता है? भूमि कर वसूलने का अधिकार। हमें ये चीज याद रखना है, ठीक है? बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए एक बार पुनः हम लोग प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से, है ना? तो आप निम्नलिखित में से इसको कट कर दीजिए, ये नहीं समझ पढ़ना है आपको। किसने सेना को नगद वेतन देने की व्यवस्था को क्या किया है? समाप्त कर दिया है। और वो व्यवस्था समाप्त करने के बाद उन्होंने दो व्यवस्था को लागू किया है। एक व्यवस्था है वजह और दूसरा व्यवस्था है इतलाक। पहला क्या है? वजह है और दूसरा क्या है? इतलाक। देखिए वजह का मतलब होता है भूमि कर वसूलने का अधिकार, और ई तलाक का मतलब होता है, क्या होता है बताइए? ई तलाक का मतलब होता है धनादेश के लिए पत्र। आइए एक बार प्रश्न फिर से हम चलते हैं। तो किसने नगद वेतन देने की व्यवस्था को समाप्त कर वजह या ई तलाक के माध्यम से वेतन भुगतान का आदेश दिया? उन्होंने कहा, ये जो अभी हम लोग ये प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं, इस प्रश्न में कह रहा है कि ऐसा कौन सा सुल्तान था जिन्होंने नगद वेतन की प्रथा को समाप्त कर दिया और उस सेना को वेतन देने के लिए दो प्रकार के प्रणाली को शुरू किया। एक था वजह और दूसरा था आपको इतलाक। ठीक है, तो ये जो सुल्तान का नाम है वो है आपको फिरोज तुगलक। क्या नाम है? फिरोज तुगलक नाम है। क्या नाम है? फिरोज तुगलक। अब यहाँ से एक बार प्रश्न जरा ये भी हम आपसे पूछ लें कि आपको सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा किसने शुरुआत किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। और यहाँ से अगर प्रश्न पूछ दे कि सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा समाप्त किसने किया था? फिरोज तुगलक ने किया था। अगर आपसे पूछ दे कि फिरोज तुगलक ने सैनिकों को वेतन देने के लिए कौन कौन सी प्रथा चलाए थे? एक वजह और दूसरा था इतलाक। एक था वजह और दूसरा क्या था? इतलाक। यानी कि सैनिकों को वेतन देने के लिए वजह और इतलाक की प्रथा, इतलाक की सिस्टम है ना, और वजह की सिस्टम चलाए थे। बात समझ में आ रहा है ना? बात समझ में आ रहा है? तो बताइए एक बार कि वजह का अर्थ क्या होता है? भूमि कर वसूलने का अधिकार। और ई तलाक का अर्थ क्या होता है? धनादेश के लिए पत्र होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बताइए कि फिरोज तुगलक ने सैनिकों को वेतन भुगतान करने के लिए कौन कौन सी प्रणाली अपनाई थी? वजह और इतलाक। वजह और इतलाक। आइए, तो आंसर आप देख ही चुके हैं कि फिरोज तुगलक इसका आंसर हो जाएगा। एक बार पुनः हम लोग प्रश्न पर चलेंगे। किसने सेना को नगद वेतन देने की व्यवस्था को समाप्त कर वजह और ई तलाक के माध्यम से वेतन भुगतान का आदेश दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको फिरोज तुगलक। क्या हो जाएगा आंसर? फिरोज तुगलक। बिल्कुल, तो याद रखिएगा फिरोज तुगलक इसका आंसर हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही, बोलिएगा जरा इस आत्मकथा का नाम बोलिएगा, फतुहात, बोलिएगा फतुहात ए फिरोज शाही, बोलिएगा फतुहात ए फिरोज शाही। फतुहात ए फिरोज शाही। जैसे कि आप अकबरनामा के बारे में आप पढ़े होंगे, तुजुक ए जहांगीरी आप पढ़े होंगे, ठीक है, तुजुक ए बाबरी आप पढ़े होंगे। ये सब जो है एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी का हिंदी होता है आत्मकथा। क्या होता है? आत्मकथा। यानी कि जो व्यक्ति अपने बारे में कुछ बातों को लिखते हैं उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? आत्मकथा कहते हैं। और आत्मकथा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी। क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी। बिल्कुल। तो आइए एक बार पुनः चलते हैं प्रश्न पर। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा, अगर आपसे प्रश्न पूछ दे कि फतुहात ए फिरोज शाही क्या है, तो आप क्या कहेंगे बताइए? बिल्कुल, फतुहात ए फिरोज शाही क्या है? एक आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। अगर आपसे पूछ दे कि फतुहात ए फिरोज शाही क्या है, तो यह एक आत्मकथा है जिसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी। क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी। तो किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतुहत ए फिरोज शाही, बोलिएगा फतुहात है, फतुहत नहीं
फतुहात, फतुहात ए फिरोज शाही लिखी थी। तो आपको नाम से ही स्पष्ट है, फ से फतुहात और फ से फिरोज शाही भी है। तो फतुहात ए फिरोज शाही एक आत्मकथा है। और यह किसने लिखा है भाई? फिरोज तुगलक तो फिरोज तुगलक ने लिखा है। आप पढ़े होंगे तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए जहांगीरी, अकबरनामा, सब में नाम का उच्चारण हो रहा है। जी। अकबरनामा में अकबर का उच्चारण हो रहा है। अकबर खुद। तुजुक ए बाबरी में बाबर का उच्चारण हो रहा है। तुजुक ए जहांगीरी में जहांगीर का उच्चारण हो रहा है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर फतुहात ए फिरोज शाही, फतुहात ए फिरोज शाही का अगर हम नाम लेते हैं तो इसमें फिरोज का नाम आ रहा है। इसलिए आप बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हैं कि फतुहात ए फिरोज शाही क्या है? एक एक आत्मकथा है। और इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी। और फतुहत ए फिरोज शाही जो है, फतुहात ए फिरोज शाही आत्मकथा जो है वह किनकी आत्मकथा है? किस सुल्तान की आत्मकथा है? फिरोज तुगलक की। किसकी आत्मकथा है? फिरोज तुगलक की। फिरोज तुगलक की यह एक आत्मकथा है। यहाँ तक प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने हासिल ए सर्ब, बोलिएगा जरा, हासिल ए सर्ब, और दूसरा है हक ए सर्ब, बोलिएगा, हासिल ए सर्ब, हासिल ए सर्ब, और दूसरा क्या है? हक ए सर्ब, बोलिएगा, हासिल ए सर्ब और हक ए सर्ब। फिर से बोलिएगा, हासिल ए सर्ब और हक ए सर्ब। तो ये दोनों आपको जो है नाम आपको अलग अलग दिख रहा होगा, लेकिन इस दोनों का अर्थ एक ही है। और इसका अर्थ जो हो जाता है वो सिंचाई कर होता है। क्या होता है? सिंचाई कर। क्या होता है? सिंचाई कर। तो देखिए, अगर मान के चलिए आप जो है खेत में, आप गेहूं का अभी सीजन चल रहा है ना, गेहूं में पानी पटाते हैं तो उसको ही, पानी पटाने को ही हम लोग क्या कहते हैं? सिंचाई करते हैं। क्या कहते हैं? सिंचाई। सिंचाई करना उसी को कहा जाता है। तो एक बात बताइए, जब आप पानी पटाते हैं तो किसी से पटवाते हैं या खुद पटाते हैं? अपना दमकल, अपना बोरिंग चला करके करते हैं, या किसी को कहते हैं कि भाई जरा मेरा खेत भी पटा देना। तो जब खेत पटाया गया, जब खेत पटा देता है, इसके बाद एक दूसरे को उसके बदला में क्या देते हैं आप? पैसा देते हैं। तो आप पैसा कब देते हैं? पहले हासिल करते हैं ना, पहले आप हासिल करते हैं, पहले आप हिसाब करते हैं, इसके बाद उसको जितना हक बनता है उतना आप दे देते हैं। तो देखिए, आप हिसाब करते हैं तो उसमें हासिल की जरूरत होती है ना। किसकी जरूरत होती है? हासिल की जरूरत होती है। और जितना पैसा लेना तो उसका हक है ना भाई। क्यों हक है? क्योंकि वो आपको खेत पटा दिया है। क्यों हक है? खेत पटा दिया है। क्योंकि वो आपको खेत पटा दिया है, उसका हक है आपसे पैसा मांगना। इसलिए याद रखिएगा, हासिल ए सर्ब, बोलिएगा, हासिल ए सर्ब, और दूसरा है हक ए सर्ब। तो दो बातों का अंतर है, हासिल ए सर्ब और दूसरा है हक ए सर्ब। और ज्यादा अंतर भी नहीं है, हासिल और हक। बिल्कुल हम बताए आपको कि जब आपको कोई सिंचाई कर देगा, जब आपके खेतों को कोई पटा देगा, जब आपके फसलों को कोई पटा देगा, तो उसका हक है आपसे पैसों का हिसाब करना। और जब पैसों का हिसाबारी करने लगते हैं हम लोग, तो उसमें हासिल भी लिया जाता है ना, कि नहीं लिया जाता? बताइए जल्दी। तो इसलिए याद रखिएगा, हासिल ए सर्ब, और दूसरा क्या था? हक ए सर्ब। हक ए सर्ब। जोर से जरा बोलिएगा, हासिल ए सर्ब और हक ए सर्ब। फिर से बोलिएगा जरा, हासिल ए सर्ब और हक ए सर्ब। अगर बोलने में कंजूसी कर दीजिएगा तो प्रश्न याद नहीं होगा। इसलिए जोर जोर से बोलना है। जहां पढ़े आप लोग जैसे भी पढ़े, लेकिन जोर जोर से बोलना है। तो हासिल ए सर्ब या हक ए सर्ब, बोलिएगा जरा, हासिल ए सर्ब, हक ए सर्ब। हासिल ए सर्ब या हक ए सर्ब जो है यह क्या है? अगर आप सिंचाई कर है। तो यह एक सिंचाई कर है। यह क्या है? सिंचाई कर है। और यह सिंचाई कर के बारे में अब हम लोग एक बार पुनः प्रश्न को पढ़ेंगे कि सुल्तान ने हासिल ए सर्ब और हक ए सर्ब, जो कि इसका अर्थ होता है सिंचाई कर, नामक एक नया कर लगाया था। तो देखिए, यह एक प्रकार का कर था, जो कि कैसा कर था? तो सिंचाई कर था। और यह कर किसने लगाया था भाई? तो फिरोज तुगलक ने लगाया था। किसने लगाया था? फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक ने लगाया था। किसने लगाया था? फिरोज तुगलक ने लगाया था। ठीक है, अब इसको आप कैसे याद रखेंगे बता दीजिए फटाफट से, बताइए। जब हम लोग सिंचाई करते हैं, है ना, तो सिंचाई से याद रख लीजिए सच्चाई। और जब सच्चाई हम लोग बोलते हैं तो क्या आज मुझे सच बोलना चाहिए, कल झूठ बोलना चाहिए? तो नहीं। तो बताइए, तो रोज का रोज सच बोलना चाहिए ना, रोज का रोज क्या बोलना चाहिए? सच बोलना चाहिए। तो सिंचाई से याद रखिएगा सच्चाई, और सच्चाई हमें रोज के रोज बोलना चाहिए। इसलिए याद रखिएगा, रोज से याद हो जाएगा आपको फिरोज। रोज से क्या याद हो जाएगा? फिरोज। और फिरोज से आपको फिरोज तुगलक याद हो ही जाएगा। तो याद रखिए, हासिल ए सर्ब, बोलिएगा जरा, हासिल ए सर्ब। और दूसरा क्या नाम था इसका?
हक ए हक ए सर्व। सर्व। देखिए ह से हासिल ए सर्व, ह से हक ए सर्व, बिल्कुल आसान है, याद रखना, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिएगा जोर से जरा, हासिल ए सर्व और हक ए सर्व, और इसका अर्थ क्या होता है? सिंचाई कर। सिंचाई कर। हासिल ए सर्व, हक ए सर्व, और इसका अर्थ क्या होता है? सिंचाई कर। सिंचाई कर। अगर आपसे पूछ दे कि हासिल ए सर्व क्या था, एक कर था। हक ए सर्व क्या था? कर था। एक कर था। भाई कैसा कर था ये? सिंचाई यह कर था। यह एक हार्वेस्टिंग कर था, यानी कि यह जो है सो आप सिंचाई कर था। यह कैसा कर था? सिंचाई कर। सिंचाई कर था। और सिंचाई से ही आपको एक ट्रिक बताए, सिंचाई मतलब सच्चाई, और जब सच्चाई बोलेंगे तो रोज के रोज सच्चाई बोलेंगे, कभी हम लोग झूठ नहीं बोलेंगे। तो सिंचाई से याद रखेगा सच्चाई, और सच्चाई बोलेंगे रोज, तो रोज से याद हो जाएगा आपको फिरोज। रोज से याद हो जाएगा आपको फिरोज। यानी कि हासिल ए सर्व और हक ए सर्व क्या था? एक कर था, सिंचाई कर था। एक सिंचाई कर था, और यह सिंचाई कर किसने लगाया था? फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक ने लगाया था। आइए एक बार प्रश्न में फिर से चलते हैं हम लोग। किस सुल्तान ने हासिल ए सर्व या हक ए सर्व नामक एक नया कर लगाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको फिरोज तुगलक। और इसको याद रखने का ट्रिक भी आपको बता दिए हैं कि हासिल ए सर्व हासिल कब किया जाएगा? जब आपके खेतों को, आपके फसलों को कोई सिंचाई कर देगा, और जब सिंचाई कर देगा उसके बाद अंतिम में हम लोग हिसाब बारी करते हैं ना, तो अंतिम में हासिल की जरूरत होती है। तो इसलिए याद रखेगा हासिल ए सर्व या हक ए सर्व दोनों बात बराबर है, जिसका अर्थ होता है सिंचाई कर। और यह सिंचाई कर एक नया कर था जो कि किसके द्वारा लगाया गया था? फिरोज तुगलक के द्वारा। बिल्कुल, इसको याद रखने का ट्रिक बताए थे कि यह हासिल ए सर्व और हक ए सर्व क्या है? एक सिंचाई कर है। तो सिंचाई से याद रखेंगे सच्चाई, और सच्चाई बोलेंगे रोज के रोज, इसलिए रोज से याद हो जाएगा आपको फिरोज। रोज से याद हो जाएगा आपको फिरोज, यानी कि फिरोज तुगलक के द्वारा हक ए सर्व या हासिल ए सर्व अर्थात सिंचाई कर यह लगाया गया। यहाँ तक प्रश्न समझ में आया? जी। चलिए, अगर प्रश्न समझ में आ गया तो मुझे बताइए कि वजह क्या होता है? वजह भूमि कर वसूलने का अधिकार। अच्छा बताइए तो कि ई तलाक क्या होता है? धनादेश के लिए पत्र। अगर आपसे पूछ दे कि वजह और ई तलाक क्या था, तो हम लोग बोलेंगे कि सैनिकों को वेतन देने के लिए एक सिस्टम था। सैनिकों को वेतन देने की यह एक प्रणाली थी, यह एक सिस्टम था जो कि किसके द्वारा लगाया गया था? तो फिरोज तुगलक के द्वारा। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे कि बताइए कि सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा को किसने लगाई थी, नगद वेतन देने की तो अलाउद्दीन खिलजी ने। और किसने समाप्त कर दी थी? तो फिरोज तुगलक ने। और अगर आपसे पूछ दे कि फिरोज तुगलक सैनिकों को नगद वेतन नहीं दे करके उसे कौन कौन सा प्रणाली अपनाकर वेतन दिया जाता था, बताइएगा। और इतलाक। बिल्कुल, वजह और इतलाक के द्वारा आपको सेनाओं को वेतन दिया जाता था। अब बताएंगे आप लोग कि फिरोज तुगलक जो थे, फिरोज तुगलक के आत्मकथा को क्या कहते हैं? फिरोज तुगलक के आत्मकथा को हम लोग फतुहात ए फिरोज शाही कहते हैं। क्या कहते हैं? फतुहात ए फिरोज शाही। फिर से बोलिएगा। फतुहात ए फिरोज शाही कहते हैं। फतुहात ए फिरोज शाही कहते हैं, जो अभी अभी हम लोग पढ़े थे। तो याद रखा कीजिए, भूलना नहीं है। फतुहात ए फिरोज शाही जो है वह आपको फिरोज तुगलक की एक आत्मकथा है। क्या है? एक आत्मकथा है। अगर आपसे पूछ दे कि हासिल ए सर्व क्या था? एक सिंचाई कर था। अगर आपसे पूछ दे कि हक ए सर्व क्या था? एक सिंचाई कर था। और यह कर किसके द्वारा लगाया गया था? तुगलक के द्वारा। इसका ट्रिक क्या बताए थे आपको? सिंचाई मतलब सच्चाई। सच्चाई हम लोग रोज बोलेंगे, सच्चाई के पथ पर हम लोग रोज चलेंगे, तो रोज से याद कर लेंगे फिरोज तुगलक। यहाँ तक प्रश्न समझ में आ गया हो तो आगे चले हम। बिल्कुल, तो चलते हैं हम लोग आगे। आइए, अब आपका जो अगला प्रश्न है फिरोज तुगलक से जुड़ा हुआ ही प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न है आपका कि फिरोज तुगलक के द्वारा स्थापित दार उल सफा, बोलिएगा जरा। दार उल सफा। फिर से बोलिएगा। दार उल सफा। देखिए कहते हैं ना, पेट सफा तो, बताइए, प्रचार देता है, पेट सफा तो हर रोग दफा, है कि नहीं? पेट सफा तो हर रोग दफा, है ना? जैसे कब्ज की समस्या किसी को होती है तो पेट साफ नहीं होता, उसी को तो कहा जाता है कब्ज। तो इसलिए उसका एक दवा होता है, दवा का नाम है पेट सफा। तो इसलिए याद रखिएगा, प्रचार में क्या जाता है? पेट सफा तो हर रोग दफा। यानी कि अगर आपका पेट साफ रहता है तो समझिए आपके शरीर में कोई भी बीमारी अटैक नहीं करेगा, कोई भी बीमारी नहीं होगा। तो इसलिए याद रखिएगा, पेट सफा तो हर रोग दफा। बिल्कुल। तो देखिए, पेट अगर सफा कराना है, पेट को साफ कराना है, या पेट की किसी भी समस्या से आप परेशान है कि नहीं, तो पेट को साफ कराना चाहते हैं आप, तो कहाँ पर जाएंगे आप? जल्दी बताइए। अस्पताल में जाएंगे। तो डॉक्टर कहाँ बैठता है? अस्पताल में ना। तो अस्पताल में जाएंगे हम। तो अस्पताल में जो जाएंगे ना, बात समझ में आया? तो किस अस्पताल में पहले आप जाइएगा?
फ्री के अस्पताल में कि जहाँ पैसा लगता है उस अस्पताल में? फ्री फ्री में। तो देखिए यहाँ जो एक वर्ड आप देख रहे हैं ना, खैराती, खैराती का मतलब होता है फ्री, यानी कि मुफ्त का। खैराती का मतलब क्या होता है? का देखिएगा कि जब कोई ऐसा परिचर्चा चलता रहता है तो लोग बोल देता है कि यहाँ खराती बट रहा है क्या, है ना, खराती का मिलता है क्या, खराती बोलता है, हालांकि इसका शुद्ध हो जाएगा खैराती। क्या हो जाएगा? खैराती। क्या होगा? खैराती। अगर आपसे पूछे खैराती का मतलब क्या होता है, तो फ्री का, यानी कि मुफ्त का। खैराती का मतलब मुफ्त। यहाँ हम लिख दिए हैं। तो आइए प्रश्न पे एक बार पुनः चलते हैं। फिरोज तुगलक के द्वारा स्थापित दार उल सफा, तो यहाँ पर एक प्रश्न तो पहले बन रहा है कि दार उल सफा जो है वह किसके द्वारा बनाया गया है, किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो देखिए याद रखिएगा कि दार उल सफा जो है यह एक खैराती अस्पताल है। दार उल सफा क्या है? एक खैराती अस्पताल है। दार उल सफा क्या है? एक खैराती अस्पताल है। देखिए दार उल सफा, तो हम इसमें ट्रिक बता दिए, दार उल सफा है कि नहीं। दार उल सफा, अगर किसी का पेट साफ नहीं रहता हो तो सफा कराने के लिए हम लोग कहाँ पर जाएंगे? अस्पताल में जाएंगे। इसलिए याद रखिएगा कि दार उल सफा जो है ना यह एक खैराती अस्पताल है। क्या है? एक खैराती अस्पताल है। और दार उल सफा, तो दार उल सफा की स्थापना किसके द्वारा किया गया है भाई? फिरोज तुगलक के द्वारा। और इसको भी याद रखना बहुत ही आसान है। देखिए दार उल सफा, आप यहाँ पर दो ट्रिक लगा सकते हैं। दार का मतलब दारू, दार का मतलब दारू, और दारू पीने वाला को जब आदत लग जाता है ना तो उसको रोज के रोज चाहिए ही चाहिए। दारू पीने वाले व्यक्तियों को जब आदत लग जाता है तो उसको रोज के रोज चाहिए ही चाहिए। क्या चाहिए भाई? दारू। बात समझ में आ रहा है? तो एक ट्रिक यहाँ पर याद रख सकते हैं कि दार से याद रहेगा दारू, और दारू पिएगा पीने वाला व्यक्ति रोज के रोज, तो रोज से याद हो जाएगा आपको फिरोज। बात समझ में आ रहा है ना? अगर ये प्रश्न समझ में नहीं आए तो देखिए दार उल सफा है ना, तो हमने आपको बताया कि पेट सफा तो हर रोग दफा, यानी कि आपका पेट साफ क्या एक सप्ताह पर एक बार होना चाहिए? नहीं, हर रोज होना चाहिए। हर रोज होना चाहिए ना। पेट सफा हर रोज होना चाहिए ना, नहीं तो आपको बहुत सारी बीमारी आ जाएंगी। इसलिए याद रखिएगा दार उल सफा, तो सफा कराएंगे। या आप अपने घर में जो सफाई सुथरा करते हैं तो रोज के रोज करते हैं ना। सुबह उठते ही जैसे ही उठते हैं कि उठते ही आप लोग सबसे पहले क्या करते हैं? सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, नहीं बढ़नी लगाते हैं। इसलिए याद रखिएगा दार उल सफा, सफा से याद रखिएगा सफाई, नहीं, और सफा से आपको ये भी याद रखिएगा पेट साफ करने वाला। अगर पेट साफ नहीं हो तो हम लोग कहाँ पर जाते हैं? अस्पताल में जाते हैं। इसलिए आप ये भी याद रख सकते हैं। और अस्पताल में हम लोग सबसे पहले कैसा अस्पताल में जाएंगे? मुफ्त के अस्पताल में। मुफ्त को ही हम लोग क्या कहते हैं? खैराती। क्या कहते हैं? खैराती। क्या कहते हैं भाई? खैराती, है कि नहीं? तो याद रखिएगा कि दार उल सफा क्या है? तो दार उल सफा एक अस्पताल है। कैसा अस्पताल है? यह एक खैराती अस्पताल है। और दार उल सफा जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया? फिरोज तुगलक के द्वारा। ट्रिक समझ में आ गया ना? दार उल सफा, दो ट्रिक है। दार मतलब दारू, दारू पिएगा रोज, है कि नहीं, और सफा पेट सफा करेंगे हम लोग, रोज के रोज करेंगे, है कि नहीं। तो इसलिए याद रखिएगा दार उल सफा क्या है? तो यह खैराती अस्पताल है। और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? फिरोज तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा की गई है? फिरोज तुगलक के द्वारा की गई है। आइए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है, किसने भूमि मापने की पैमाना, भूमि मापने की पैमाना। देखिए हम आपको एक दिन और चर्चा किए थे पैमाना पर। पैमाना मतलब समझ लीजिए आप मापने वाला एक मापक, जैसे पटरी है ना आपका, पटरी जिसको आप लोग कहते हैं उसको फुट्टा भी कहा है या स्केल भी कहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा पटरी जो है मापने वाला, जैसे या डीलर के पास तेल लेने के लिए आप जाते हैं ना, या दुकान में सरसों का तेल खरीदने के लिए जाते हैं ना, तो वो क्या करता है एक लीटर वाला जो होता है ना उससे माप करके आपको देता है 25 ग्राम 50 ग्राम या जो कुछ भी, आधा लीटर एक पौवा। तो कहने का मतलब वो जो आप नापने वाला देखते हैं ना उसी को कहता है। नापने वाला वस्तु को हम लोग पैमाना कहते हैं, बस इतना समझ लीजिए। नापने वाला वस्तु को अर्थात मापने वाला वस्तु को, किसको? मापने वाले वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं? पैमाना कहते हैं। मापने वाले वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं? तो बताइए एक दो मापने वाला वस्तु का नाम बताइए। जैसे कि इंची टेप, जैसे कि तेल लेने वाला आपको जो हो गया जो लीटर, है कि नहीं। बात समझ में आ रहा है ना? तो उसी पैमाना समझ में आ गया ना। तो ये बता रहा है किसने भूमि मापने की पैमाना,
यहाँ पर कोई पदार्थ मापने की पैमाना की बात नहीं हो रही है। यहाँ जो बात हो रही है वह जमीन को मापने की पैमाना यानी कि भूमि को मापने की जो एक पैमाना है उसका नाम है गज ए सिकंदरी। बोलिएगा जरा, गज ए सिकंदरी। क्या नाम है? गज ए सिकंदरी। एक बार फिर से बोलिएगा। गज ए सिकंदरी। गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया, यानी कि आपसे प्रश्न पूछ रहा है, सीधे तौर पर बस इतना समझ लीजिए कि गज ए सिकंदरी का प्रचलन किसने किया। गज ए सिकंदरी का खोज ये प्रणाली जो है भूमि मापने में किसने लाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सिकंदर लोदी। अब देख लीजिए, यहाँ सिकंदर महान भी है, यहाँ सिकंदर शाह भी है और यहाँ सिकंदर लोदी भी है। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे? बिल्कुल आसान है याद रखना। तो आप मुझे सबसे पहले बताइए कि दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंश शासन किए थे? बताइए कितने किए थे? 5 किए थे। कितने किए थे? 5। दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों ने शासन किया था? 5 राजवंशों ने शासन किया था। कितने राजवंशों ने शासन किया था? 5 राजवंशों ने। दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों ने शासन किया था? 5 राजवंशों ने शासन किया था। और 5 राजवंश जो थे, इसका ट्रिक भी आपको पहले बता दिए थे। गुल खिले तो सांस ले। गुल से बताए थे गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सांस से सैयद वंश और ले से लोदी वंश। तो अब बताइए, लोदी वंश सबसे अंत में आया ना जी। सबसे अंत में लोदी वंश आया, इसलिए याद रखिएगा सिकंदर में अब फंसना नहीं है, आपको सिकंदर लोदी लगा देना है। क्या लगा देना है? सिकंदर लोदी। सिकंदर महान को नहीं छेड़ना है, सिकंदर शाह सूर को नहीं छेड़ना है, आपको याद रखना है सिकंदर लोदी को। क्योंकि आपको ट्रिक अभी जस्ट बताए, गुल खिले तो सांस ले, और सांस ले में सांस से सैयद वंश और ले से लोदी वंश, तो लोदी से आप याद रख लीजिएगा सिकंदर लोदी। तो अगर आपसे पूछ दे कि गज ए सिकंदरी, देखिए नाम से स्पष्ट है, सिकंदर इसमें भी है, सिकंदर इसमें भी है, नाम से स्पष्ट है कि गज ए सिकंदरी जो है यह क्या था? बताइए। पैमाना था। गज ए सिकंदरी एक पैमाना था, और क्या चीज को मापने का पैमाना था? भूमि को मापने का पैमाना था। वैसे भी हम लोग बोलते हैं, जब भूमि मापते हैं तो हम लोग कहते हैं कि 1 गज, 2 गज, 3 गज, हम लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते? बताइए। उससे भी नहीं याद रहे तो यहाँ देखिए, गज से याद रखे गजरा, और गजरा हम लोग कहाँ पर उपजाते हैं? भूमि में। कहाँ पर? छत पर कि भूमि में? भूमि में। इसलिए याद रखिएगा कि गज ए सिकंदरी क्या है, तो यह एक पैमाना है, और यह किसका पैमाना है? तो भूमि का पैमाना। किसका पैमाना है? भूमि का पैमाना है। बात समझ में आ रहा है ना? गज ए सिकंदरी को कैसे याद रखेंगे, जल्दी बताइए। गज से याद रखें गजरा, और गजरा होता है भूमि में, इसलिए गज ए सिकंदरी क्या था? तो यह एक भूमि मापने का पैमाना था। गज ए सिकंदरी क्या था? भूमि मापने का पैमाना था। और यह गज ए सिकंदरी का प्रचलन किसने किया है? सिकंदर लोदी ने। अगर सिकंदर लोदी और ये सिकंदर शाह और सिकंदर महान रहे तो क्या आंसर दीजिएगा? सिकंदर लोदी देंगे। फंसना नहीं ना है? फंसोगी नहीं ना? क्योंकि दिल्ली सल्तनत पर जो शासन किया था सबसे अंतिम में कौन राजवंश था? लोदी वंश। इसलिए लोदी से याद रखेंगे सिकंदर लोदी। बताइए फटाफट से कि गज ए सिकंदरी क्या था? एक भूमि पैमाना था। भूमि मापने की पैमाना था। और गज ए सिकंदरी की स्थापना, गज ए सिकंदरी का प्रचलन किसने किया? सिकंदर लोदी ने। गज ए सिकंदरी को याद रखने का ट्रिक कैसे हम बताए थे? बताइए। गजरा कहाँ उपजाएंगे तुम? बिल्कुल, गज से बोलेंगे गजरा, और गजरा उपजाएंगे भूमि में, इसलिए गज ए सिकंदरी क्या है? तो भूमि मापने का एक पैमाना है, और इसका प्रचलन किसने किया? तो भाई सिकंदर लोदी ने किया। बात समझ में आ गया ना? तो बताइए कि दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों ने शासन किया था? 5। पहला राजवंश का नाम क्या था? गुलाम वंश। दूसरे राजवंशों का नाम क्या था? खिलजी वंश। तीसरे राजवंशों का क्या नाम था? तुगलक वंश। और चौथे राजवंश का सैयद वंश। और 5वें राजवंश का लोदी वंश। अगर आपसे पूछ दे कि बताइए दिल्ली सल्तनत का सबसे पहला राजवंश का नाम बताइए, सबसे पहले राजवंश का नाम बताइए। गुलाम वंश है कि नहीं? और सबसे अंतिम राजवंश का नाम बताइए। लोदी वंश। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है, किस मुस्लिम शासक, बताइए कौन सा शासक है? मुस्लिम शासक। किस जाति का शासक है? शासक का मतलब क्या होता है? राजा। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर, किस पर? सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति। बड़ा अच्छा प्रश्न है भाई, बड़ा रोचक प्रश्न है। यहाँ जात कौन सा है? मुस्लिम है। और उनके शासन काल में जो सिक्का बना था, उस सिक्का पर किनकी आकृति बनी हुई है? आकृति मतलब होता है आकार, है ना? आकार। तो ये किनका आकार बना हुआ था? लक्ष्मी के। बिल्कुल।
तो लक्ष्मी जी का उस पर जो है सो आकृति बना हुआ था, किसका? लक्ष्मी जी का, देवी लक्ष्मी का। तो याद रखेगा मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी। अगर नहीं याद रहे तो याद रखिएगा मेरे गांव में ना एक लक्ष्मी नाम की लड़की थी। क्या, किस नाम की लड़की थी? लक्ष्मी नाम की लड़की थी। और वो लक्ष्मी कैसी थी देखने में? गोरी थी। इसलिए याद रखिएगा मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी। तो याद रखिएगा आप लोग कि ये जो सिक्कों पर देवी लक्ष्मी का जो आकृति बना हुआ था वो किस मुस्लिम शासक के शासनकाल में? मोहम्मद गोरी के। और बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिए ये जो है आपको पीएससी में पूछा गया प्रश्न है 2008 में। यह रोचक इसलिए बन रहा है कि राजा कौन सा था? मुस्लिम था। किस समुदाय का था? मुस्लिम समुदाय का। बिल्कुल मुस्लिम शासक था। और मुस्लिम होते हुए भी उनके शासनकाल में जो सिक्का बना था उस सिक्का पर किसी देवी देवता का, और वो भी किसके देवी देवता का? हिंदुओं के देवी देवता का मूर्ति बना हुआ था, आकृति बना हुआ था। तो वो किस देवी का मूर्ति बना था बताइए तो? लक्ष्मी माता का। किसका? लक्ष्मी माता का बना हुआ था। और वो लक्ष्मी माता का जो बना था तो किसके शासनकाल में बना था बताइए? किस चीज पर बना हुआ था? सिक्कों पर बना हुआ था। तो इसको याद रखने का ट्रिक, लक्ष्मी नाम की किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी। कैसे याद रखिएगा? लक्ष्मी नाम की लड़की है और वो जो मेरे गांव में थी वो कैसी थी? गोरी थी। चलिए, तो प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। तो ये जो प्रश्न है इसको एक बार पुनः हम लोग समझते हैं पहले, फिर आगे चलेंगे। रजिया बेगम को, किसको? रजिया बेगम को सत्ताच्युत, देखिए सत्ताच्युत का मतलब होता है सत्ता से हटाना। क्या होता है? सत्ता से हटाना। ठीक है, सत्ताच्युत का मतलब क्या होता है? सत्ता से हटाना। यानी कि रजिया बेगम को सत्ता से हटाने में, जैसे अगर आपके घर में कोई व्यक्ति आपका पढ़ाई छुड़ा दे तो उसमें किसी का हाथ होता है ना। हाथ होने का मतलब किसी की भूमिका। बात समझ में आ रहा है ना? जैसे किसी व्यक्तियों के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में झगड़ा लगा दे तो कोई कहता है ना कि इसमें किसका हाथ है, जरा ये पता लगाते हैं। मतलब ये हुआ कि उसमें किसकी भूमिका है, किसकी भूमिका है। वही प्रश्न है कि रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में, यानी कि रजिया बेगम को सत्ता से हटाने में किसका हाथ था, किसकी भूमिका थी, है कि नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको तुर्कों का। किसका? तुर्कों का। किसका हाथ था? तुर्कों का था। ठीक है, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने के लिए किसकी भूमिका थी? तो तुर्कों की भूमिका थी। बात समझ में आ रहा है? यानी कि देखिए सत्ता से हटाने के लिए हम लोग पहले उसके क्या करेंगे? हिम्मत को क्या करेंगे? तोड़ देंगे ना। जैसे अभी नीतीश कुमार के और तेजस्वी यादव की हिम्मत को कौन तोड़ दिया है बताइए? मनीष कश्यप तोड़ दिया है। कौन तोड़ दिया है? मनीष कश्यप। उन्होंने कहा कि 180 दिन में सरकार को हम गिरा करके रहेंगे। हिम्मत ही टूट गया उसका। बात समझ में आ रहा है? ठीक उसी तरह से आपको जो रजिया बेगम को, किसको? रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने के लिए, यानी कि सत्ता से हटाने के लिए, है कि नहीं, उसमें किसकी भूमिका थी? तो तुर्कों की। यानी किसी व्यक्तियों को, अगर नीतीश कुमार की सत्ता हटाने की बात हो रही है, नीतीश कुमार को जो सो मुख्यमंत्री पद से दूर हटाने की बात कर रही है, तो उसी को कहा जाता है सत्ता से हटाना। तो सत्ता से हटाने के लिए आपको क्या करना पहले होगा? पहले उसको तोड़ना होगा। पहले उसको क्या करना होगा? तोड़ना होगा। तो तोड़ने से याद रख लीजिएगा तुर्की। क्या याद रख लीजिएगा? यानी कि रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तुर्कों का। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तुर्कों का था। ठीक है, और रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में, यानी कि रजिया बेगम को हटाने में, रजिया बेगम को सत्ता से हटाने में किसकी भूमिका रही है भाई? तो तुर्कों की। यानी कि तुर्कों मतलब समझ लीजिएगा, तुर्क जो है ना एक जाति था। याद रखिएगा, तुर्क क्या था? एक जाति था। वैसे तो तुर्क कहा जाता है उस जाति को कहा जाता है जो न तो हिंदू रहता है न तो मुस्लिम रहता है, उसको कहा जाता है तुर्क। क्या कहता है? तुर्क कहा जाता है। तो याद रखिएगा रजिया बेगम जो थी ना, रजिया बेगम, कौन? रजिया बेगम, उसको कहा कि तुम तो बेगम हो। बेगम मतलब क्या आता है बताइए? बेगम मतलब पत्नी होता है। और कहा कि तुम तो बेगम हो, तुम तो पत्नी हो, तो तुमको पर्दे में रहना चाहिए, तुम सत्ता पर कैसे रहोगी, है कि नहीं? ये कह के उसकी हिम्मत को क्या कर दिया? तोड़ दिया। तो तोड़ दिया से याद रख लीजिएगा तुर्की। रजिया बेगम को क्या कहा कि तुम तो हो बेगम। अब बेगम मतलब हो गया आपको पत्नी, लड़की। तो कहा कि लड़की होकर तुम सत्ता पर कैसे रहोगे? तुमको सत्ता पर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये हमारे हदीस के खिलाफ है। हदीस मतलब
कुरान, हदीस मतलब है ना मुसलमानों का एक ग्रंथ है। बात समझ में आ रहा है? तो कहा कि ये तो हदीस के खिलाफ है कि नहीं? तो तुम लड़की होकर के तुमको पर्दे में रहना चाहिए, तुम सत्ता पर कैसे रहोगे, राज कैसे करोगे? और ये बात कह करके उसकी हिम्मत को तोड़ दिया मतलब कि तुर्की, तोड़ दिया मतलब कि तुर्की। इसलिए रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसकी भूमिका रही है? किसकी हाथ रही है? तुर्कों की हाथ रही है। किसकी हाथ रही है? तुर्कों की हाथ रही है। तो आइए अब आपका अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता से संबंधित है। किससे संबंधित है? इब्न बतूता से संबंधित है। आवाज निकालिए, है कि नहीं? प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता के विषय में, किसके विषय में अभी हम लोग पढ़ेंगे? इब्न बतूता के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये पढ़ने से पहले मुझे ये बता दीजिए कि इब्न बतूता किस देश का यात्री था? मोरक्को का। किस देश का यात्री था? मोरक्को का यात्री था। किस देश का यात्री था? मोरक्को का। बिल्कुल। तो प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि नीचे जितना भी कथन दिया है 1, 2 और 3, इस तीनों कथन में से आपको बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा सही है। तो देखिए, वह मोरक्को का यात्री था, बताइए सही है या गलत है? अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे कि इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। इसके बाद है आपको 2 नंबर जो है वो गलत है। तीसरा में है आपको वह चीन में दिल्ली के सुल्तान के दूत के रूप में भेजा गया था। कहता है कि वह चीन में दिल्ली के सुल्तान के दूत के रूप में भेजा गया था, यानी कि वह चीन में भेजा गया था और दिल्ली के सुल्तान के दूत के रूप में। किस रूप में भेजा गया था? दिल्ली के सुल्तान के दूत। देखिए, अब दूत समझ में नहीं आ रहा होगा, हम आपको बता देते हैं। दूत का मतलब होता है जैसे किसी व्यक्तियों को यदि कोई संदेश पहुंचाना है तो वो संदेश पहुंचाने के लिए चिट्ठी पत्री लेकर के जाएगा, बात समझ में, या कोई सूचना लेकर के किसी राजा के पास या किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाएगा तो उसी को कहा जाता है आपको दूत। क्या कहा जाता है? दूत। बिल्कुल। तो बहुत सारे गीत में भी रहता है, जैसे राजदूत है, गाड़ी का नाम राजदूत है कि नहीं? और जैसे कि हनुमान जी का एक गीत है रामदूत, है कि नहीं? राम, ये हनुमान चालीसा में है, रामदूत अतुलित बलधामा और अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। कहने का मतलब यह है, दूत का मतलब होता है आपको किसी के द्वारा जो भेजा गया व्यक्ति होता है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? दूत। और वह व्यक्ति क्या लेकर के जाता है? संदेश, पत्र, चिट्ठी, तो उसी को हम लोग दूत कहते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? रामदूत बलवान ब्रह्मचारी ने, ये भी एक गीत में है। ठीक है, खैर जाने दीजिए। दूत का मतलब समझ में आ गया होगा आपको। तो कहता है कि वह चीन में भेजा गया था, और चीन में जो भेजा गया था वो किस रूप में भेजा गया था? दिल्ली के सुल्तान के दूत। तो दिल्ली के सुल्तान के दूत के रूप में भेजा गया था। किसको? इब्न बतूता को। इब्न बतूता किस देश का यात्री था? मोरक्को का। इब्न बतूता को कहां पर भेजा गया था? चीन में भेजा गया था। किस रूप में भेजा गया था? दिल्ली के सुल्तान के रूप में भेजा गया था। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए, इब्न बतूता को भेजा गया था कहां पर, ये बताइए? चीन में। इब्न बतूता को भेजा गया था आपको चीन में भेजा गया था। ठीक है, इसके बाद है आपको दिल्ली के सुल्तान के दूत के रूप में भेजा गया। के दूत के रूप में दिल्ली के सुल्तान के दूत के रूप में भेजा गया था। कहां पर भेजा गया था? चीन में भेजा गया था। बात समझ में आ रहा है? चलिए, अब अगर नहीं याद रहे तो बस इतना याद रखिएगा कि इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। अब मोरक्को का था बेचारा, मर गया। मोरक्को का था बेचारा, मर गया। और मर गया कब? जब उसको चीन में भेजा गया तब। तो चीन में भेजा गया ना, तो क्या किया, वहां पर चीनी जो देखा ना, तो चीनी को खूब खाने लगा। जब चीनी खूब खाने लगा तो फिर क्या, कौन सी बीमारी हो गई बताइए आप लोग? शुगर हम भी जानते हैं, लेकिन हिंदी बोलिए जो इस ट्रिक पर सेट हो। शुगर का हिंदी क्या होता है भाई? चीनी होता है। ये भी नहीं पता है शुगर का हिंदी क्या होता है? चीनी होता है। तो यहाँ पर है चीन जब भेजा गया था तो चीनी खूब खाया, और जब चीनी खूब खाया तो बेचारा मोरक्को से याद रखेगा मर गया। मोरक्को से याद रखेगा मर गया। तो बताइए कौन मर गया? इब्न बतूता मर गया। तो इब्न बतूता कहाँ पर भेजा गया था? चीन में। चीन किस रूप में भेजा गया था? दिल्ली के सुल्तान के दूत के रूप में। दिल्ली के सुल्तान के दूत के रूप में। जिस तरह से हम बोलते हैं उसी तरह से बोला कीजिए, दिल्ली के सुल्तान के दूत के रूप में। ठीक है, भेजा गया था। तो बताइए कि कहाँ पर किसको भेजा गया था? चीन में भेजा गया था इब्न बतूता को, दिल्ली के सुल्तान के दूत के रूप में। बिल्कुल, चीन भेजा गया था इब्न बतूता को,
और वह किस रूप में, तो दिल्ली के सुल्तान के रूप में भेजा गया था। और इब्न बतूता किस देश का यात्री था? मोरक्को का यात्री था। तो बताइए कि इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था, इसको हम कैसे याद रखेंगे कि यह चीन में भेजा गया था और दिल्ली के सुल्तान के दूत के रूप में भेजा गया था। इब्न बतूता चीन गया तो वो चीनी देखा। देखिए इसको ऐसे याद रखेंगे, फिर से समझ लीजिएगा, नहीं समझे तो। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था, तो म से मोरक्को और म से मर गया, तो मर गया चीनी खाते खाते मर गया, इसलिए याद रखिए कि चीनी खाते खाते मर गया मतलब कि चीन में भेजा गया था। कहाँ में भेजा गया था? चीन में। चीन में भेजा गया था। और किस रूप में? तो दिल्ली के सुल्तान के दूत के रूप में। किसके रूप में? दिल्ली के सुल्तान के दूत के रूप में। दिल्ली के सुल्तान के रूप में भेजा गया था। आइए अब जो आपका अगला प्रश्न है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने, बोलिएगा जरा, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर, किस पर भाई? ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था। बताइए किस पर जजिया लगाने की बात हो रही है? ब्राह्मणों पर। किस पर? ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने की बात हो रही है। ठीक है, तो किस सुल्तान ने ब्राह्मण पर जजिया कर लगाया था? फिरोज तुगलक ने लगाया था। किसने लगाया था? फिरोज तुगलक ने लगाया था। बात समझ में आ रहा है ना? तो जजिया, अगर आपसे पूछते कि जजिया क्या है, कर है, तो यह एक प्रकार का कर है। जजिया क्या है? यह एक प्रकार का कर है। किस पर लगाया गया था? ब्राह्मणों पर लगाया। किसके द्वारा लगाया गया था? तुगलक के द्वारा लगाया था। फिरोज तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा लगाया गया था? फिरोज तुगलक के द्वारा। सीधे तुगलक नहीं बोलना है, फिरोज तुगलक बोलना है। ठीक है ना? तो बताइए कि ब्राह्मण पर है कि नहीं, ब्राह्मण पर जजिया कर लगा दिया। बताइए गलत किया कि सही किया? ब्राह्मण को, है ना, ब्राह्मण को देवता के रूप में माना जाता है और उस ब्राह्मण पर कर लगा दिया। कौन? फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ब्राह्मण नहीं लगाया, वो भी ठीक किया है, हमारे विचार से ठीक है। क्योंकि ब्राह्मण सब जो होता है ना, कहते हैं ना कि अंग्रेज ने दिया यंत्र और ब्राह्मण सब ने दिया मंत्र। वो मंत्र दे दिया और आपको कहेगा कि इतना भोज करो, उतना भोज करो, इतना दान करो, ये सब तुम्हारे पुरखा को सब चला जाएगा ऊपर। कहाँ पर? ऊपर। कहता कि सब स्वर्ग में जाएगा। बताओ, भोज जो आप कीजिएगा तो खाएगा, खाने वाला व्यक्ति खाएगा, लेकिन वो ब्राह्मण सब क्या कहता है? ठगता है। तो ठगता है, तो इसलिए याद रखिएगा कि ब्राह्मणों पर जो जजिया कर लगा दिया, तो ब्राह्मण सब पर जजिया कर, तो ब्राह्मण से रोज उछलने के लिए जाता था। ब्राह्मण पर जजिया कर जब लगाया तो ब्राह्मण से उछलने के लिए जाता था, और उछलने के लिए जाता था तो सोचा कि एक बार जो एक सप्ताह में या एक महीना में उछलेंगे तो थोड़ा बाहर पड़ जाएगा ना। बताइए सही बात है कि गलत बात है? सही बात है। इसलिए फिरोज तुगलक एक दिमाग लगाया। और क्या दिमाग लगाया, जल्दी बताइए? ब्राह्मण पर कर लगा। कहा कि ब्राह्मण पर तो हम जजिया कर लगा ही दिए, लेकिन उससे हम रोज के रोज उछलेंगे। क्या करेंगे? रोज के रोज उछलेंगे। तो इसलिए उछलना मतलब समझते हैं ना, रोज के रोज उससे मांगना। तो इसलिए याद रखिएगा कि फिरोज तुगलक जो है ब्राह्मणों पर कौन सा कर लगाया गया था? जजिया कर। अगर आपसे पूछ दे कि फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर कौन सा कर लगाया था? जजिया कर। अगर प्रश्न ऐसे पूछ दे कि ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया गया था? फिरोज तुगलक ने लगाया। लेकिन एक प्रश्न और यहाँ पर बनता है कि किस सुल्तान के द्वारा, तो दिल्ली के सुल्तान है यहाँ ये भी याद रखिएगा कि दिल्ली के किस सुल्तान के द्वारा जजिया कर लगाया गया था? तो फिरोज तुगलक के द्वारा। दिल्ली के किस सुल्तान के द्वारा? फिरोज तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान के द्वारा? फिरोज तुगलक के द्वारा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया गया था। फिरोज तुगलक कहा कि हम रोज ब्राह्मण से लेंगे, और अच्छा किया वो, हमारे विचार से भी वो अच्छा किया कि ब्राह्मण से रोज का रोज ले रहा था, क्योंकि ब्राह्मण दूसरे को ठगता था लेकिन उसको फिरोज ठगने लगा। तो इसलिए याद रखिएगा कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो फिरोज तुगलक ने लगाया था। ठीक है, और आज का जो हमारा लास्ट प्रश्न है, जरा इसको भी हम लोग देखेंगे। बिल्कुल, तो फिरोज तुगलक जो था ना, ब्राह्मण जो था ना, वो सब ठगना होता है ना, और ठगना को ठग लिया फिर कौन? फिरोज तुगलक ठग लिया, और रोज का रोज ठग रहा था ना। आइए प्रश्न पर। तो प्रश्न आपका है कि चंगेज खां का मूल नाम था, यानी कि चंगेज खां का मूल नाम था, यानी कि चंगेज खान जो था ना, इसको चंगेज खां भी हम लोग बोल सकते हैं, है कि नहीं? चंगेज खां भी बोल सकते हैं। इसका कारण है कि मूल नाम क्या था? तो इसका मूल नाम था आपको तेमुचीन। क्या नाम था? तेमुचीन। ये हम लोग पीछे पढ़े थे। तो याद रखिए कि चंगेज खां का दूसरा नाम, चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तेमुचीन। बिल्कुल, देखिए इसको नाम से ही स्पष्ट है। चंगेज तो चीन, चंगेज तो चीन, यानी कि तेमुचीन। चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तेमुचीन। चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तेमुचीन। नाम से ही स्पष्ट है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर से दिल्ली सल्तनत का यह हमारा अगला क्लास होगा, जो कि हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, जिस तरह से इसको हम लोग पढ़े हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।